बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम आई के बारे में जानेंगे। जो हमारी ह्यूमन आई होती है, भाई हमारी आई सबसे पहले तो हम याद रखेंगे ह्यूमन आई जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन आई होती है स्फेरिकल, ऑब्वियसली स्फेरिकल होती है। एक्चुअली हमारी जो ह्यूमन आई है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है। हमारी ह्यूमन आई स्फेरिकल है, इसमें ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है ना भाई। डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। और पता है ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, वैसे तो अगर हम बात करें जनरली ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और अगर हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की कहानी याद हो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की कहानी याद हो, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनती है और उल्टी बनती है। तो कोई ना कोई स्क्रीन होनी ही चाहिए। हमारे पास है भी एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कौन सी है भाई? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है हमारे पास एक, जिसका नाम है रेटिना। रेटिना में भी दो पार्ट्स वैसे होते हैं जो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। एक तो होते हैं हमारे रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। रॉड्स जो है ना वो इंटेंसिटी बताते हैं, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, और कोन्स कलर। और इस कलर वाले स्पॉट में भी दो टाइप के स्पॉट होते हैं, पता है? एक तो होता है ब्लाइंड स्पॉट और एक होता है येलो स्पॉट। इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले। ह्यूमन आई, सबसे पहले ह्यूमन आई को डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन आई हमारी एक स्फेरिकल लेंस होता है जिसका 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाती है। रियल इन्वर्टेड इमेज की पहली बात, इसे किसी स्क्रीन की जरूरत होती है ना। तो इसमें कौन सी स्क्रीन है? इसमें जो स्क्रीन होती है जिसपे हमारी इमेज बनती है वो होती है रेटिना। दूसरी बात, ये इमेज जो है उल्टी बनती है। तो हम ऑब्जेक्ट्स को सीधा कैसे देख पाते हैं भाई? ये जो रेटिना पर इमेज बनी है ना, इसे जो ऑप्टिकल नर्व्स लेकर जाती है, फिर इसे ब्रेन सीधा इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो इमेज रेटिना पर रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है, उल्टी ही बनती है ना, उल्टी इमेज बनती है, लेकिन हमारे ब्रेन तक जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं उसे सीधा इंटरप्रेट करवा लेती हैं। तो इस वजह से हमें जो इमेज है वो सीधी दिखती है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये जो ह्यूमन आई है, इसका सबसे आउटर सरफेस जो होता है, आउटर सरफेस की अगर हम बात करें तो वो एक्सेसिवली कर्व्ड है। जो ह्यूमन आई का आउटर वाला सरफेस है वो बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, और उसमें सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। और इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का नाम है कॉर्निया। सबसे पहले हमारी ह्यूमन आई में जो एक्सेसिवली कर्व्ड है, सबसे पहले प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आती है जिसका नाम होता है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर हमारे दो फ्लूइड, पता है हमारी आईज में टोटल दो फ्लूइड्स भी होते हैं, दो इम्पोर्टेंट फ्लूइड्स हैं। इन फ्लूइड्स के बहुत सारे काम हैं। एक तो ये हमारे आई को नरिश करती है, ऊपर से ये प्रेशर मेंटेन करती है, ऊपर से बेदिंग ऑफ आई करती है। बेदिंग ऑफ आई समझते हैं ना, आंखों को साफ करने में हेल्प करती है। हमारे आंख से कभी कभी ऐसे ही आंसू आने लगते हैं तो वो भी इन फ्लूइड्स की वजह से होता है। बेदिंग ऑफ आई जो जरूरी भी है, बेदिंग ऑफ आई जरूरी है, नरिशमेंट, प्रेशर। और पता है क्या करती है ये हमारा, ये जो हमारे फ्लूइड्स हैं ये साथ ही साथ प्रेशर को मेंटेन कर देते हैं। और ना अगर वो आता है, शॉक आता है किसी तरीके का, मैकेनिकल शॉक अचानक से लगता है, तो उसको भी प्रिवेंट करवाने में हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं शॉक को भी। कोई अचानक से शॉक लग जाए तो उसको प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं ये दो फ्लूइड्स। इन दो फ्लूइड्स के नाम है, एक का नाम तो होता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर,
और दूसरे का नाम होता है विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर पूरी आंख में होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये पूरी आंखों में है, ये जो लिक्विड्स है। अगर हम इस एक्वस ह्यूमर की बात करें तो ये कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में होते हैं। और अगर विट्रस ह्यूमर की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन लेंस एंड रेटिना के बीच में होते हैं। इसका मतलब हमारी पूरी आंख में कहीं ना कोई लिक्विड है। जैसे हमारी आंख का फर्स्ट पार्ट जो होता है ना, फर्स्ट पार्ट जहाँ पर लाइट सबसे पहले पड़ती है, अगर कोई पूछे कि हमारी आंख में लाइट सबसे पहले रिफ्रैक्ट कहाँ होती है तो वही कॉर्निया है। कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, काफी हद तक रिफ्रैक्शन कॉर्निया के थ्रू हो जाता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया के थ्रू होता है। फिर क्या होता है, हमारी आंखों में टोटल 2 लिक्विड्स हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ये जो एक्वस ह्यूमर है ये किस किस के बीच में होता है, अभी हम पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन लेंस आएगा, तो सबसे पहला वाला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में पूरा एक्वस ह्यूमर है। उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस से रेटिना के बीच में पूरा का पूरा विट्रस ह्यूमर है। और इन 2 फ्लूइड्स का काम भी है भाई। इन 2 फ्लूइड्स का काम क्या होता है, ये सब इनके फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये तो हो गया कॉर्निया, इसके थ्रू सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है। इसके बाद लाइट कहाँ जाती है, इसके बाद लाइट जाती है इरिस और प्यूपिल में। देखो भाई, इसके बाद जो हमारा एक आता है मस्कुलर डायफ्राम, जिसको हम कहते हैं भाई, इस मस्कुलर डायफ्राम को ही हम इरिस कहते हैं। मस्कुलर डायफ्राम का क्या मतलब है, ये जो इरिस है ना, ये जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है आंखों के बीच में, ये जो हमें गोल दिख रहा है सर्कुलर, जिसके कलर हो सकते हैं, किसी किसी की ब्लू होती है ये पार्ट, किसी किसी की ब्लैक, किसी किसी की ब्राउन। ये जो मस्कुलर डायफ्राम है इरिस, इसमें पिगमेंट्स होते हैं। ज्यादातर के तो ब्लैक पिगमेंट होते हैं, हमें पता है। अगर हम बात करें इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है इरिस आता था हमारा, है ना। तो ये जो इरिस होता है भाई, ये होता क्या है, ये हमारा एक मस्कुलर डायफ्राम है, मस्कुलर कलर्ड डायफ्राम। मस्कुलर की वजह से इसकी शेप चेंज हो सकती है। ये अपने आप का ये जो साइज है बड़ा या छोटा कर सकता है, ये अपने आप को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ये, क्योंकि ये मस्कुलर है। एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। और कलर्ड का मतलब क्या होता है, कलर्ड डायफ्राम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कलर्ड होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स। अच्छा, हम कभी कभी सोचते होंगे हमारी आंखों में तो कोई खून ही नहीं है, हमारी आंखों में कोई ब्लड नहीं जाता सही में। तो ये जो सर्कुलेशन है, या कोई नरिशमेंट प्रोवाइड करना, या न्यूट्रिएंट्स देने हैं जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड करता है, उसमें पता है आंखों में हमारे जो 2 इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स थे ना, उनका ये भी काम होता है। वो क्या करते हैं, वो ना सर्कुलेशन करने में हेल्प करते हैं, हमारी आई में नरिशमेंट वगैरह देने में हेल्प करते हैं, है ना। चलो, तो हमारी जो इरिस थी, इरिस क्या होता है, एक मस्कुलर कलर्ड डायफ्राम होता है। मस्कुलर होने का मतलब क्या है कि भाई ये हमारे थोड़े से हमारे दिमाग में, मतलब हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने हिसाब से, है ना। और एक होता है कलर्ड डायफ्राम, कलर्ड होता है पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से। ये जो डायफ्राम होता है ना, ये कभी कभी ब्लैक कलर का होता है, किसी किसी में ब्लू कलर का होता है, किसी किसी में ब्राउन कलर का भी होता है। तो वो हमारा इरिस है। इरिस के बिल्कुल बीचों बीच एक होता है प्यूपिल। ठीक है, ये छोटा सा सर्कल समझ लो, ये जैसे हमारा पूरा का पूरी, इसके अंदर एक छोटी सी डॉट है, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये ब्लैक कलर की ही होती है, इसका कोई कलर नहीं है, ब्लैक कलर की ही होती है, क्योंकि इसके थ्रू जो लाइट जाती है वो कभी वापस नहीं आती। जो इसके अंदर लाइट गई है वो सिग्नल बनेंगे ऑप्टिकल नर्व, उसे हमारे दिमाग तक लेकर जाएगी, वो कभी वापस नहीं आएगी, है ना। ये ब्लैक कलर का जो हमारा स्पॉट है, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये हमेशा ही ब्लैक दिखता है बिकॉज इट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। कोई लाइट को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये क्या करता है भाई, जो लाइट एक बार इसके अंदर चली गई वो कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए ये प्यूपिल ब्लैक कलर का होता है।
ये काफ़ी सेंसिटिव है। और भाई कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो पता है जब डार्कनेस होती है, डार्कनेस बहुत ज़्यादा आसपास अंधेरा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत भी लाइट है ना वो हमारी आंखों के अंदर जाए किसी तरह। तो हम डार्कनेस में चाहते हैं कि ये थोड़ा सा प्यूपिल जो है ना वो बड़ा हो जाए, प्यूपिल एक्सपैंड कर जाए। जबकि जब बहुत ज्यादा रोशनी होती है, ब्राइट लाइट होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, अचानक से सन को बिल्कुल देखने लगो, बिल्कुल ब्राइटनेस में क्या होगा, ब्राइटनेस में हम नहीं चाहते हमारी आंखों में इतनी ज्यादा रोशनी पड़े कि हमारी आंखें खराब हो जाए। इसीलिए प्यूपिल को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, जब डार्कनेस होगा तो प्यूपिल एक्सपैंड कर जाएगा, जब ब्राइटनेस होगी तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, है ना। क्योंकि डार्कनेस में क्या होता है, डार्कनेस में प्यूपिल एक्सपैंड क्यों कर जाता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को देख सकें, है ना। फिर ब्राइट में क्या होता है, प्यूपिल का साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका साइज कंट्रोल कर कौन रहा है, अगर कोई पूछे प्यूपिल का साइज कंट्रोल कौन कर रहा है, यही मस्कुलर डायफ्राम कर रहा है, इरिस, है ना। साइज इज कंट्रोल्ड by muscular diaphragm iris। इसका जो साइज होता है ना भाई, कभी एक्सपैंड कर रहा है कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका साइज जो है वो कौन कंट्रोल करता है, इसका साइज हमारा इरिस ही कंट्रोल करता है। चलो भाई, प्यूपिल के थ्रू लाइट भी चली गई, है ना। प्यूपिल ब्लैक क्यों है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि जो इसके बाद लाइट जाएगी वो कभी वापस नहीं आएगी। जो लाइट गई है वो गई कहाँ, फिर वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, फिर लाइट से के मतलब उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनेंगे, वो ब्रेन पर जाएगी, ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा, वो लाइट कभी वापस नहीं आने की, है ना। ये दो हमारे हो गए कि कब प्यूपिल एक्सपैंड करता है, कब कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्यूपिल के जस्ट बाद आता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस, इसके थ्रू भी रिफ्रैक्शन होता है, भी मतलब क्योंकि कॉर्निया के थ्रू भी तो रिफ्रैक्शन होता था, सबसे पहला पार्ट हमारा कॉर्निया ही था, इसके थ्रू मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाता है। ये हमारा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर है ये हमारी। सबसे पहले यही आता है हमारे आउटर कर्वेचर में ना, प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द आउटर कर्वेचर। जो हमारी आंखों के बाहर का कर्वेचर है ना, उसमें कॉर्निया ही प्रेजेंट होता है। और ये कॉर्निया क्या करता है, ये कॉर्निया ना मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कर देता है और हमारी आंखों को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। और इसके बीच में अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भी होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जो हमारी आंखों में बेदिंग वगैरह कराने में हेल्प करता था ना, एक्वस ह्यूमर होता है। फिर हमारा आगे क्रिस्टलाइन लेंस, इसके थ्रू भी रिफ्रैक्शन होता है ना, थोड़ा बहुत। एक तो रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम ये है कि ये एडजस्टेबल है, ये अपना साइज एडजस्ट कर सकता है और अपना साइज को एडजस्ट करके ये फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है ना। क्रिस्टलाइन लेंस कैसा होता है, क्रिस्टलाइन लेंस जो है ना वो एडजस्टेबल होता है, वो कैसा सा होता है जो अपनी शेप को एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। और एडजस्टेबल होने की वजह से ये कभी अपनी फोकल लेंथ बढ़ा भी सकता है और फोकल लेंथ कम भी कर सकता है। अभी हम सीखेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन में कि हम दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख पाएंगे और पास के भी ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे, वो इसी की वजह से है। क्रिस्टलाइन लेंस कभी तो अपने आप को बिल्कुल थिन बना लेता है। अगर क्रिस्टलाइन एक थिन लेंस हुआ या एक थिक लेंस हुआ, ठीक है। अगर ये थिन लेंस होता है, तो भाई क्या होगा, थिन लेंस में एक पतला सा लेंस हो गया और एक मोटा सा लेंस हो गया। हमें याद रखना है जो थिन लेंस है ना, इसका बड़ा कर्वेचर बनेगा, बड़ा सर्कल। थिन लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है और जो थिक लेंस होता है उसका तो छोटा सा सर्कल बनेगा और इसका फोकल लेंथ कम होता है। थिन लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है, थिक लेंस का फोकल लेंथ छोटा होता है। तो जब हमें बहुत ज्यादा दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो हम अपने लेंस को थिन बना लेते हैं, और जब हमें क्या देखना होता है, आसपास की चीजें देखनी होती है ना,
तो हम अपने आंखों का फोकल लेंथ जो है, हम अपनी आंखों का फोकल लेंथ पहले से ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस क्यों कर लेते हैं फोकल लेंथ को हम, जिससे कि हम पास का भी देख पाए, है ना। तो भाई ये हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये एडजस्टेबल इलास्टिक है ना, इलास्टिक है, इलास्टिक लेंस है। और पता है ये क्या कर सकता है, ये अपने आप को थिक या थिन कर सकता है। लेकिन इसे थिक और थिन करता कौन है, इसे थिक और थिन करते हैं सीलियरी मसल्स, है ना। जब सीलियरी मसल्स जो होते हैं हमारे, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लेंस क्या हो जाता है, वो लेंस एक थिक लेंस बन जाता है, यानी उसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाती है। जब सीलियरी मसल्स एक्सपैंड कर जाते हैं, सीलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, सीलियरी मसल्स ना यहाँ पर होते हैं, जैसे ये हमारी आंखें है ना, तो इसके ऊपर या नीचे यहाँ सीलियरी मसल्स होते हैं। भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, ये जो हमारा जो लेंस है वो थोड़ा थिक लेंस बन जाएगा, और थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, मतलब ये पास का देखने में हेल्प करेगा। और जब सीलियरी मसल्स एक्सपैंड करेंगे, सीलियरी मसल्स पूरा एक्सपैंड कर जाएंगे, अगर ये दूर दूर जाने लगे तो ये क्या होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा लेंस। सीलियरी मसल्स कैसे एक्सपैंड करेंगे, दूर दूर हो जाएंगे, इसमें सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, पास पास आने की कोशिश करेंगे। तो जब सीलियरी मसल्स एक्सपैंड करेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा या लेंस थिन हो जाएगा, है ना। और ये हमें दूर देखने में हेल्प करते हैं। जब हम दूर का देख रहे होते हैं तो सीलियरी मसल्स ऐसे खींच देती है हमारी लेंस को कि हम दूर का देख पाए, और जब हमें पास का देखना होता है तो सीलियरी मसल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो मतलब क्रिस्टलाइन लेंस जो है इलास्टिक है, और उसका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रही है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स खुद एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। जब ये एक्सपैंड करती हैं तो लेंस को ये पतला कर देती है और फोकल लेंथ बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हम दूर का देख सकते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो फोकल लेंथ कम कर देती है, जिसकी वजह से हम पास का जो ऑब्जेक्ट है उसे देख सकते हैं। इसका मतलब हमारा क्रिस्टलाइन लेंस इलास्टिक है और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस ये हमारा एडजस्टेबल होता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। क्रिस्टलाइन लेंस के बाद जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनती है, हमें पता है। इमेज जो है वो एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर बनती है, जिसका नाम हमें पता ही है, रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है। और क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में एक फ्लूइड भी होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। पूरी आंखों में ही है एक तरीके से कोई ना कोई फ्लूइड, कॉर्निया से क्रिस्टलाइन लेंस तक एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस से लेकर रेटिना तक विट्रस ह्यूमर। और ये जो लिक्विड है इसके फंक्शंस तो हमें पता ही है। रेटिना क्या होता है, रेटिना हमारा एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। अगर हम रेटिना की बात करें, जो हमारा रेटिना होता है ना, रेटिना वो हमारा एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहाँ पर हमारी इमेज बन सकती है। तो जो हमारी इमेज है, जो रियल इन्वर्टेड इमेज है, वो कहाँ बनेगी, वही वो रेटिना पर ही बनेगी। पहली बात तो जो हमारा ये क्रिस्टलाइन लेंस था और रेटिना था, इनके बीच में कौन सा लिक्विड होता है, इनके बीच में होता है विट्रस ह्यूमर। इनके बीच में विट्रस ह्यूमर होता है क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में। ये जो रेटिना है ये है क्या, ये रेटिना हमारी एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। इसमें ही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। और ये जो इन्वर्टेड इमेज ये सीधी कौन करता है, ये ऑप्टिकल नर्व जब लेकर जाती है ना तो ब्रेन इसे सीधा ही इंटरप्रेट करता है ना। लेकिन बनती रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही है। कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि हमारी आंख, और कॉन्वेक्स लेंस में तो ज्यादातर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती थी। तो ये हमारी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। इसमें दो चीजें होती है, एक तो होती है, दो सेल्स हैं, रॉड सेल्स हैं एक तो, और एक कोन सेल्स है। रॉड क्या करती है, ये जो रॉड है ये इंटेंसिटी मैनेज करती है, इंटेंसिटी। और ये जो कोन्स है ये कलर मैनेज करती है। अगर हम कोन्स की बात करें, ये कलर देखते हैं, इनमें भी दो होते हैं। एक तो होता है हमारा, दो स्पॉट्स भी बनते हैं, स्पेशल स्पॉट, येलो स्पॉट बनता है हमारा, और एक बनता है ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट और एक बनता है ब्लाइंड स्पॉट। जो हमारा येलो स्पॉट होता है ना,
वो बिल्कुल जो हमारा रेटिना है उसके बिल्कुल बीचों बीच होता है, जहाँ मैक्सिमम लाइट आती है ना। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बीचों बीच होता है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम लाइट दिखती है, मैक्सिमम लाइट। और ये कहीं ना कहीं रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच होता है। जबकि ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है एट द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिकल नर्व। इन दोनों के जंक्शन पर होता है। रेटिना है, रेटिना से जो इमेज है वो कौन कैरी करता है? लाइट सिग्नल की फॉर्म में ऑप्टिकल नर्व्स, फिर इस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर जाती हैं। तो ये जो ब्रेन तक लेकर जा रही है सिग्नल्स को, और ये जहाँ पर इमेज बन रही है, इनका एक जंक्शन भी होता है, और उस जंक्शन पर एक छोटा सा स्पॉट बनता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक, ये भी ब्लैक कलर का होता है प्यूपिल की तरह ही। प्यूपिल ब्लैक क्यों होता है उसका अलग रीजन है। ब्लाइंड स्पॉट ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसमें लाइट ही नहीं आती ढंग से, है ना। ये रेटिना और ऑप्टिकल नर्व के बीच में इसमें कोई इमेज फॉर्मेशन होती ही नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं नो इमेज फॉर्मेशन, कोई इमेज नहीं बनती इसमें। प्यूपिल तो हमारा इसलिए ब्लैक होता था क्योंकि एक बार उसके थ्रू जो लाइट जाती थी वो वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती थी, है ना। प्यूपिल का साइज इरिस कंट्रोल करता था। तो ये हमारे रॉड और कोन्स दो टाइप के हो गए रेटिना में। तो हमने अब रेटिना ही लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसमें हमारी इमेज बनती है। ऑप्टिकल नर्व्स की बात करें तो ऑप्टिकल नर्व्स क्या करते हैं? ये जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स है ना, यही जो इन्फॉर्मेशन है इसे ब्रेन तक लेकर जाते हैं। किसकी फॉर्म में लेकर जाते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में ये लेकर जाते हैं, है ना। तो भाई अब हमें ये पता चल गया हमारी आँख जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से स्फेरिकल है, और हमारी ये जो आँख है ये पास के ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट कैसे देख पा रही है? ये हम पढ़ तो पहले ही चुके हैं, क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से, जिसके आसपास सीलियरी मसल्स होती है जो कभी तो बिल्कुल एक्सपैंड कर जाती है। जब एक्सपैंड कर जाती है तो जो हमारा लेंस है वो पतला सा हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम दूर का देख पाते हैं। या कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारा लेंस मोटा हो जाता है, और अगर हमारा लेंस मोटा होगा तो क्या होगा? तो हमारा फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगा। फोकल लेंथ रिड्यूस होगा तो हम आसपास की चीज़ें देख पाएंगे, पास की चीज़ें देख पाएंगे। तो हमारा इसलिए हम पास की भी ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं और दूर की भी ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, और इसको ही हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना। बस अब तो हमें नाम पढ़ना है पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके बारे में हमें काफ़ी हद तक पता है। जो हमारी आंखें हैं वो पास का भी ऑब्जेक्ट देख पा रही हैं और दूर का भी देख पा रही हैं। इस ये ऐसा क्यों है? इस प्रॉपर्टी को अकोमोडेशन, जो हमारी आंखें पास का भी ऑब्जेक्ट देख पा रही है, दूर का भी ऑब्जेक्ट देख पा रही है, तो द एबिलिटी ऑफ एन आई, ये क्या है? ये एबिलिटी तो है एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी नियर बाय एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट। नियर बाय एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट, पास या दूर दोनों के ऑब्जेक्ट हमें देखने में हेल्प करता है। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन आई to see far off as well as nearby objects, है ना। it is attained due to ciliary muscles। ये होता क्यों है? ये ciliary muscles की वजह से होता है। वही ना, ciliary muscles कहाँ थे? क्रिस्टलाइन लेंस के एंड पर थे, जो कभी एक्सपैंड करते थे, जब कभी कॉन्ट्रैक्ट करते थे। जब एक्सपैंड करते थे तो लेंस पतला सा हो जाता था, लेंस पतला होता था तो फोकल लेंथ बढ़ जाती थी, फोकल लेंथ बढ़ जाती थी तो दूर का देख पाते थे। जब कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो फोकल लेंथ छोटी हो जाती थी, आसपास कहीं हम ऑब्जेक्ट देख पाते थे। थिक लेंस हो जाता था, हमारे जो लेंस होता है वो हमारा लेंस थिक हो जाता था, है ना। इमेज तो हमारा फिर कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता था। फोकल लेंथ हमारा चेंज हो जाता था, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन है तो सही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं का भी ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, हम इस पॉइंट को नियर पॉइंट भी कहते हैं। नियर पॉइंट ऑफ आई को अगर हम डिफाइन करें तो नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट होता है सबसे पास वाला डिस्टेंस जो हमारी आंखें देख सके बिना किसी स्ट्रेन के। रेटिना पर प्रॉपर उसकी इमेज बने, हमारी आंखों पर कोई स्ट्रेन ना पड़े, उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट। भाई 25 सेंटीमीटर से भी जब हम पास ऑब्जेक्ट ले आएंगे ना तो वो ऑब्जेक्ट हमें ढंग से नहीं दिखेगा, हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ने लगेगा। अगर हम बुक को भी बहुत ज़्यादा पास ले आते हैं ना तो हम रीड ही नहीं कर पाएंगे उसके अक्षरों को, उसके लेटर्स को नहीं रीड कर पाएंगे।
है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नियर पॉइंट होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस आर आई, है ना, एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिख पाए उसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से और पास ऑब्जेक्ट लाओगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर से दूर तक के सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। लेकिन जब हमारी आंखें खराब हो जाती है ना तो ये 25 सेंटीमीटर कभी 20 सेंटीमीटर बन जाता है ना। हमें 21 सेंटीमीटर वाला भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो हमारी आंखें खराब है। इसका मतलब अगर हमें 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रहा है, 15 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब ये जो नियर पॉइंट होता है, सॉरी ये जो नियर पॉइंट होता है ना, ये हमारा सबसे मिनिमम डिस्टेंस है जो हमारा ऑब्जेक्ट देख पा रहा है। लेकिन कभी कभी हमारी आंखें खराब हो जाती है और ये नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर हम 30 सेंटीमीटर का भी, 15 का तो वैसे भी हम देख ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हम 30 सेंटीमीटर का भी ना देख पाए, 30 सेंटीमीटर का भी नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब अब हमारी आंखें खराब हो चुकी हैं। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर से और उससे दूर तक देख सकती है। लेकिन अगर हमारी आंखें खराब हो गई तो ये जो नियर पॉइंट है ये रिसीड अवे हो जाता है, ये नियर पॉइंट पहले से बढ़ जाता है, रिसीड्स अवे। वही अगर ये कम हो गया तो वो तो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया ना। सोचो 15 सेंटीमीटर तक का भी देख सकते हैं, वो तो एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी हो गई हमारी आंखें। ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर देख सकती है, उसके पास का देख ही नहीं सकती। और अगर आंखें खराब हो गई तो 25, 26 भी नहीं देख पाएगी, 27 भी नहीं देख पाएगी, 30 तक भी नहीं देख पाएगी। और ज्यादा खराब हो गई तो हो सकता है 35 तक ना देख पाए, हो सकता है 50 सेंटीमीटर तक कुछ ना दिखे, है ना। तो वो हमारी क्या होती है, वो तो हमारी आंखें खराब है ना। तो नियर पॉइंट क्या होता है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो हमारी आंखें देख सकती है। और जो पास वाला डिस्टेंस होता है, जब हमें वो देखना होता है तो फोकल लेंथ कम करनी होती है। फोकल लेंथ कब कम होगी, जब थिक लेंस होगा। और थिक लेंस कब होगा, जब ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एक होता है हमारा फार पॉइंट। फार पॉइंट होता है फारदेस्ट पॉइंट, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आर आई कैन सी विदाउट स्ट्रेन। सबसे दूर वाला डिस्टेंस जो हमारी आंखें देख सकते हैं बिना किसी स्ट्रेन के। हमें पता है अगर हम हमारी नॉर्मल ह्यूमन आईज है ना तो वो तो सन तक को देख सकती है, मतलब बहुत दूर तक आराम से देख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फार पॉइंट हमारा इनफाइनाइट होता है। वैसे नॉर्मल ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम बहुत दूर के भी ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, हमारा फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट। लेकिन जिसकी आंखें खराब होती है, जो स्पेक्स वियर करते हैं, ज़्यादातर हमारी एज के जो लोग होते हैं उनका फार पॉइंट में, मतलब इसमें प्रॉब्लम होती है कि हम ना ढंग से दूर का नहीं देख पाते, तो हमारा फार पॉइंट कुछ हो जाता है। जैसे फार पॉइंट हमारा हो गया इनफाइनाइट की जगह 100 सेंटीमीटर हो गया, या किसी का 1 मीटर हो गया फार पॉइंट, तो 1 मीटर से दूर का नहीं दिख पा रहा, सब ब्लर ब्लर दिख रहा है ना। तो उसको हम कहते हैं कि भाई फार पॉइंट है ये, है ना। अगर जैसे हमारी जो हमें चश्मे चढ़े होते हैं ना, हम चश्मे के बिना ज़्यादा दूर का क्लियरली थोड़ी देख पाते हैं, ब्लर ब्लर दिखने लगता है सब कुछ। ब्लर क्यों दिखता है, क्योंकि इमेज ना अब रेटिना पर प्रॉपरली नहीं बन पा रही है ना। तो इसीलिए हमारा जो फार पॉइंट है वैसे नॉर्मल ह्यूमन आई का इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन जब हमारी आंखें खराब होंगी, तो ऑब्वियसली अगर ह्यूमन आई नॉर्मल है तो इनफाइनाइट, अगर नॉर्मल नहीं है तो भाई ये जो हमारा होता है ना ये थोड़ा पास आ जाता है। भाई नियर पॉइंट तो दूर चला जाता है, अगर हमारी आंखें खराब है तो नियर पॉइंट दूर चला जाएगा। और अगर हमारी आंखें फार दूर का ढंग से नहीं देख पा रही तो ये नहीं फाइनाइट से भी दूर का चला जाएगा, इनफाइनाइट के पास का हम नहीं देख पाएंगे। तो ये जो हमारा, अगर हमारी आंखें खराब होती हैं, अगर आंखें खराब हैं तो हमारा जो फार पॉइंट है वो थोड़ा सा पहले आ जाता है, हमारी रेंज जो है आंखों की रेंज कम हो जाती है। तो वैसे पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, हमारी आंखें पास का दूर का दोनों का देख सकती है। क्रिस्टलाइन लेंस होता है, सेलियरी मसल्स की वजह से ऐसा होता है। हम जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट देख सकते हैं। लेकिन अगर आंखें खराब है, अगर पास का नहीं दिख पा रहा, हमारा पास की प्रॉब्लम है तो हमारा 25 सेंटीमीटर की जगह 30 सेंटीमीटर, मतलब नियर पॉइंट तो दूर जा सकता है, इससे पास नहीं आ सकता। और जो फार पॉइंट है वो पास आ सकता है,
इनफाइनाइट से थोड़ा कम हो सकता है, भाई 1 मीटर तक नहीं दिख रहा, 50 सेंटीमीटर तक नहीं दिख रहा, ऐसा होता है ना। तो भाई या तो हमें कभी कभी देखो नियर पॉइंट और फार पॉइंट हमें पता चल चुका है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट। अगर हमें पास का नहीं दिख पा रहा, पास का नहीं दिख पा रहा, इसका मतलब क्या है, नियर पॉइंट रिसीड अवे हो गया है। अब हमें 25 सेंटीमीटर की जगह 30 सेंटीमीटर का नहीं दिख पा रहा। पास का जो है वो ज्यादातर बड़े लोगों को होता है और इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया देखो ये डिजीजेस है, हमारी आंखों के ना डिजीजेस है। हाइपरमेट्रोपिया में एग्जैक्टली होता है क्या है, अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में ना हमारी जो आंखें हैं वो पास का नहीं देख पाती, मतलब हमें छोटी छोटी चीजों को करने में प्रॉब्लम हो सकती है, सुई में धागा नहीं डाला जाता, तो हमें हाइपरमेट्रोपिया है। हमारे एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह के पास ज्यादातर ये डिजीज हो जाता है जिसे हम कहते हैं मायोपिया। भाई ब्लैक बोर्ड नहीं दिख पा रहा, दूर के ऑब्जेक्ट्स ढंग से नहीं दिख पा रहे, बहुत पास के तो दिख रहे हैं लेकिन ज्यादा दूर के नहीं दिख पा रहे, उसको हम कहते हैं मायोपिया, है ना। मायोपिया का ही ज्यादातर चेकअप भी होता है कि हमें ब्लैक बोर्ड नहीं दिख पा रहा, ये सब नहीं दिख पा रहा, हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पाते, है ना। नियर बाय तो क्लियर दिख रहा है, नियर बाय क्लियर है, फार्दर वाली जो चीजें हैं, फार्दर दूर वाली चीजें वो क्लियर नहीं है। इसमें फार्दर वाली दूर वाली चीजें तो क्लियर है, दूर वाली चीजें क्लियर दिखती हैं, लेकिन बहुत पास वाली जो ऑब्जेक्ट है, बारीक चीजें जिन्हें हम कहते हैं, वो हमको क्लियर नहीं होता। तो ये हमारे दो डिजीजेज है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें पास का नहीं दिख रहा, मायोपिया में क्या होता है, हमें दूर का नहीं दिख रहा। मायोपिया में हमें पास का दिख रहा है ना, मायोपिया में पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, मतलब पास का दिख रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं नियर साइटेडनेस। हमारी आंख कैसी हो गई है, नियर साइटेड हो गई है, बस पास पास का देख पा रही है, दूर का देख ही नहीं पा रही। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हम सिर्फ दूर दूर का देख पा रहे, पास का नहीं देख पा रहे, इसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है भाई, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इनके रीजंस क्या हो सकते हैं। भाई मायोपिया में हम दूर का देख पा रहे हैं, पास का नहीं देख पा रहे। दूर को देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, नियर को देखने के लिए फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ कम नहीं है, फोकल लेंथ कम नहीं हो पा रही, फोकल लेंथ ज्यादा ही हो गई है। फोकल लेंथ ज्यादा हो गई है, फोकल लेंथ कब ज्यादा होती है भाई, पतले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है या मोटे लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। अगर हम बात करें, एक पतला सा लेंस है, एक मोटा सा लेंस है, तो इस मोटे वाले लेंस की फोकल लेंथ कम होगी और इस पतले वाले लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, इस पतले वाले फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब हमारा ये जो लेंस है ना, आई लेंस, इसका कर्वेचर रिड्यूस हो गया है, कर्वेचर कम हो गया है, ये कैसा सा बन गया है, इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है। हमारी आंखों की, अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया है तो हमारी आंखों की फोकल लेंथ बढ़ गई है, हम दूर का देख पा रहे हैं लेकिन पास का नहीं देख पा रहे, हमारी आंखों की परमानेंटली फोकल लेंथ थोड़ी सी बढ़ ही गई है। और ये हो क्यों सकता है, ये देखो दो रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो हमारी ये जो आई लेंस है ना, आई लेंस ये कैसी सी हो चुकी है, इसका कर्वेचर डिक्रीज कर गया है, कर्वेचर रिड्यूस हो गया है ना, हमारी आंखों का कर्वेचर कम हो गया है। या दूसरा इसका रीजन हो सकता है कि सीलियरी मसल्स की वजह से, सीलियरी मसल्स जो है ना वो प्रॉपरली एक्सपैंड तो कर रही हैं लेकिन प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, सीलियरी मसल्स जो है वो वीक पड़ गई हैं। सीलियरी मसल्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, एक्सपैंड कर रही हैं अच्छे से, तो ये भी रीजन हो सकता है। जब वो एक्सपैंड कर रही है ना तो हमें दूर का तो दिख रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही ढंग से, तो हमें पास का नहीं दिख पा रहा, इस वजह से हमें हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। मायोपिया क्यों होता है भाई, मायोपिया में क्या होता है, हमें पास का तो ढंग से दिख रहा है, मतलब नियर बाय हमें दिखता है लेकिन हमें दूर का नहीं दिख पाता, ज्यादा दूर का हमें नहीं दिख रहा, तो इसे हम कहते हैं मायोपिया। ये मायोपिया क्यों हो सकता है भाई, मायोपिया में हमें पास का तो दिख रहा है,
पास का दिख रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ हमारी परमानेंटली कम ही हो गई है, हमारी आंखों की फोकल लेंथ कम हो गई है। ऐसा क्यों हो सकता है? ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। हमारी आंखों का कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारी आंखों बहुत ज्यादा कर्व हो गई है, हमारी लेंस कुछ बिल्कुल ही मोटी सी ऐसी सी हो गई है, जिसकी वजह से इसका क्या है, ये तो पतली सी लंबी सी हो गई थी और ये मोटी सी हो गई है ना। ऐसे पास आके समझ पा रहे हो, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट खिंच सी गई है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया। जब ज्यादा कर्वेचर होता है ना तो छोटा सा सर्कल बनता है, यानी फोकल लेंथ भी कम ही होती है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, याद करो, फोकल लेंथ होता था रेडियस का जस्ट आधा, है ना। तो ये वाला पार्ट कम होगा, इसका तो सर्कल ही बहुत बड़ा सा बनेगा, तो फोकल लेंथ भी ज्यादा ही होगा। तो हमारा लेंस जो है वो उसका कर्वेचर बढ़ गया है, या तो कर्वेचर बढ़ गया है, या हम कह सकते हैं वो थोड़ा छोटा हो गया है, या हम कह सकते हैं जो सीलियरी मसल्स हैं वो ढंग से एक्सपैंड नहीं कर रही। सीलियरी मसल्स अगर ढंग से एक्सपैंड कर जाती तो हमें दूर का भी दिख पाता। सीलियरी मसल्स ढंग से एक्सपैंड नहीं कर रही, इस वजह से हमको क्या हो गया, इस वजह से हमको मायोपिया हो गया है ना, इस वजह से हमको मायोपिया हो गया। अच्छा, इस मायोपिया को अगर हमें ठीक करना है, इसमें है क्या भाई, इसमें ये है कि पास का हमें दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो अगर हमें दूर का भी देखना है, दूर का भी देखना है, तो हम कौन से टाइप का लेंस यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे। देखो भाई, दूर का हमें दिख क्यों नहीं रहा, ये भी हम समझ लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में तो क्या है, फोकल लेंथ बढ़ गया है। फोकल लेंथ बढ़ने से पता है क्या होगा, जैसे कि हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, इससे पहले सब कुछ है, इससे पहले हमारा वो है कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद फ्लूइड है ना, जो जो भी हमने पढ़ा था वो सब है। ये जो हमारा है, अब जैसे ये हमारी आंख मान लो, ठीक है, वैसे बुक में कुछ इसकी ऐसी शेप दे रखी है, ऐसे करके ऐसे, ये पीछे हमारी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इसको रेटिना मान लो। तो नॉर्मली क्या होता है, लाइट ऐसे आती है, यहाँ पर कन्वर्ज कर जाती है, यहाँ पर इसकी रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। पीछे हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं जिसको जो इसे ब्रेन तक कैरी कर लेते हैं। अब जैसे हमें डिजीज हो गया, कौन सा डिजीज हो गया, हमें हो गया मान लो हाइपरमेट्रोपिया हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, सबसे पहले कॉर्निया आया, कॉर्निया के बाद ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ये अपनी फोकल लेंथ, इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर सीलियरी मसल्स होती हैं। वही रफ डायग्राम है, बस समझ लो। सीलियरी मसल्स वो क्या करती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करवाती हैं। जब ये इसे बिल्कुल खींच देंगी, बिल्कुल खींच देंगी, इलास्टिक तो ये होता ही है, इसको जब खींच देंगी तो लेंस ऐसा पतला सा हो जाएगा, पतला लंबा सा। जब पतला लंबा सा हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। जब ऐसे करके वो ऐसे ये ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोटा सा हो जाएगा, है ना। ये होता है, मोटा सा हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम मतलब पास का देख पा रहे हैं, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब दूर का देख पा रहे हैं। अब क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ बढ़ चुकी है। इस लेंस की फोकल लेंथ बढ़ चुकी है। फोकल लेंथ बड़ी क्यों होगी, फोकल लेंथ इसलिए बढ़ गई होगी क्योंकि इसका जो कर्वेचर है वो रिड्यूस कर गया, ये पतला सा लंबा सा लेंस बन चुका है हमारा, है ना। ये हमारा जो लेंस है ये पतला और लंबा सा बन चुका है, थिन लेंस बन चुका है ना। इसमें लेंस क्या हो जाता है, इसमें लेंस हो जाता है थिन, इसमें लेंस कैसा हो जाता है, इसमें लेंस हो जाता है थिक। तो ये जो थिन सा है जिसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, तो अब जो भी ये जैसे ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज जो यहाँ आएंगी, है ना, समझ लो ये दूर वाला ऑब्जेक्ट था, तो इसकी इमेज कुछ इस तरीके से बनने लगेगी रेटिना के भी पीछे, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गई है ना। फोकल लेंथ अगर बढ़ी गई है, अब भाई फोकल लेंथ अगर बढ़ी गई है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के भी पीछे बनेगी। इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो है वो रेटिना के भी पीछे बनने लगती है, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गई है। अगर फोकल लेंथ नॉर्मल होती है तो इमेज यहाँ बनती है, लेकिन फोकल लेंथ बढ़ गई है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज तो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स इनफाइनाइट से आ रहे हैं, है ना, वो लाइट रेज, मतलब जो लाइट रेज होती है वो कहाँ पर मर्ज करती हैं, फोकस पर मर्ज करती हैं। तो फोकस जो है वो तो रिसीड अवे हो गया है, दूर चला गया है फोकस, तो इसलिए रेटिना के पीछे इमेज बनती है जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन फार पॉइंट में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कहें कि भाई फार पॉइंट बना दो, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो प्रॉपर रेटिना पर ही इमेज बनेगी। अगर
इसके 3 इमेजेस हम बनाएंगे टोटल, हाइपरमेट्रोपिया के ना टोटल 3 इमेजेस बनाएंगे। है कुछ नहीं तीनों में। देखो होगा क्या, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तब तो हमें क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है मतलब इमेज रेटिना पर ही बन रही है। जब ये कहना है कि भाई हाइपरमेट्रोपिक आई है तो तीनों केसेस बनाओ, तो तीनों केसेस में क्या बनाओगे, एक फार पॉइंट, एक नियर पॉइंट और एक करेक्टेड वाला। जब हम वो भी लगा देंगे, लेंस भी लगा देंगे, तब कैसा दिखता है हमको। हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या, हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, तो पास वाले ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो पीछे बन रही है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज प्रॉपर बन रही है। दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए तो फोकल लेंथ ज्यादा ही चाहिए थी ना वैसे भी, है ना, ऑब्जेक्ट का वो भी मैटर करता है। तो जो दूर वाला ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, जैसे ये हमने बनाया एक छोटा सा आई, दोबारा बना लेते हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर था, बहुत दूर था, तो बस ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत ही क्या है, बस लाइट रेज ला दो। इस केस में इमेज जो है वो बिल्कुल रेटिना पर मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पास आएगा, पास वाला तो मैं दिख ही नहीं पा रहा ना, पास वाला नहीं दिख पा रहा तो क्या होगा, इमेज जैसे 25 सेंटीमीटर पर आ गया, 25 सेंटीमीटर पर इमेज प्रॉपर नहीं बन पा रही। हमारी आंखें तो खराब है, अगर आंखें ठीक होती तो यहाँ बनता, आंखें खराब है ना, तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है, फोकल लेंथ क्योंकि बढ़ चुकी है, हमारी आंखों की फोकल लेंथ बढ़ चुकी है। आंखों की फोकल लेंथ क्यों बढ़ गई है, क्योंकि कर्वेचर कम हो गया है, या सीलियरी मसल्स ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, एक्सपैंड ही करे जा रहे हैं, तो इस वजह से ये हो सकता है ना। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे भाई, करेक्ट क्या करना है, हमें किसी तरह इसे इन लाइट रेस को ना किसी तरह थोड़ा पास पास लाना है, जिससे ये यहीं पर मिल जाए। अभी तो ये दूर जाकर मिल रही है, हमें चाहिए वही पहले ही मिल जाए, पहले ही मिल जाए। इसका मतलब हम कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कोई कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस हमारे 2 टाइप के लेंस होते थे, कॉनकेव लेंस, एक होता था कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता था ये कन्वर्जिंग होता है, ये लाइट रेस को पास पास ले आता है। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये लाइट रेस को और दूर दूर कर देता है। अभी तो हमें क्या चाहिए, पहले ही दूर जाके मिल रही है, किसी तरह ये थोड़ा ज्यादा पास पास आ जाए लाइट रेस, तो ये पहले ही मिल जाएगी, है ना। तो हम यही चाहते हैं, इसलिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं कौन सा, कन्वर्जिंग वाला लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो देखो जब हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर तो ऑब्जेक्ट था हमारा। इसके बाद हमने शुरू में ही क्या लगा लिया, कौन सा लेंस लगा लिया, हमने पता है कौन सा लेंस लगा लिया, हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ही दिखता है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या करा, ये जैसे लाइट रेज आ रही थी ना, तो इसे पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया था इसने, से लाइट रेज आ रही थी तो इस वाले लेंस ने थोड़ा सा इसे पहले ही कन्वर्ज कर दिया था। फिर हमारा ये वाला लेंस और आ गया, इसने और कन्वर्ज कर दिया, और इस वजह से इमेज जो है वो प्रॉपर्ली रेटिना पर ही बनने लगी। इसने भी कन्वर्ज करा, इसने भी कन्वर्ज करा, अब इमेज प्रॉपर्ली रेटिना पर ही बन गई है। तो इसीलिए अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया ठीक करना होता है ना, जब हमें दूर का नहीं दिख पा रहा, हमें हाइपरमेट्रोपिया ठीक करना है, तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए पता है हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ता है। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया में ना, मायोपिया में होता ये है कि भाई हमें पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख पा रहा, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख पा रहा, है ना, ऐसी चीजें हमें नहीं दिख पाती तो हम उसको मायोपिया कह देते हैं। नियर साइटेडनेस है, पास का दिख पा रहा है मतलब फोकल लेंथ रिड्यूस हो चुका है, फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया है। फोकल लेंथ कम कब हो जाता है, जब भाई लेंस हमारा मोटा सा कर्वेचर उसका बढ़ जाता है, थिक लेंस बन जाता है ना, तब। तो अब हमारा ये लेंस कुछ इस तरीके से है, अब हमारा लेंस तो कुछ इस तरीके से है ना। तो अब हमारी आंखों में पता है इमेज कैसे बनेगी, अगर फोकल लेंथ कम हो गई ना तो इमेज जो है रेटिना से कहीं पहले ही बन जाएगी, ठीक है। इसमें हमें पास वाला तो ढंग से दिख रहा है, तो इसकी भी 3 इमेज बनेगी, एक तो पास वाले ऑब्जेक्ट की,
जब ऑब्जेक्ट पास में है, ऑब्जेक्ट पास में है तो उसकी तो परफेक्ट इमेज बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पास तो हमारी प्रॉपर है ही। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट दूर हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमारी आंख थी, जब ऑब्जेक्ट हमारा दूर हो जाएगा तो पता है क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये बहुत दूर हो गया, देखने की दिखाने की भी जरूरत नहीं है। उस केस में क्या होगा, जब बहुत दूर हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो जो लाइट रेज आएंगी ना वो पहले ही कन्वर्ज कर जाएंगी, यहीं पर कन्वर्ज करनी। जब रेटिना तक पहुंची नहीं तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज हमें प्रॉपरली नहीं दिखेगी, इस वजह से ब्लर ब्लर दिखने लगता है। इमेज चाहे दूर बने चाहे पास बने ब्लर ही दिखेगा। जब तक रेटिना पर इमेज बनेगी हमें प्रॉपरली दिखेगा, क्योंकि इसके बाद ही तो ऑप्टिकल नर्व्स जो लेकर जाएंगे ब्रेन तक। अब भाई इमेज यहाँ बने या यहाँ बने, अनक्लियर ब्लर सा दिखेगा, तो भाई इमेज तो यहीं पर बन गई। हमें क्या चाहिए भाई, इतनी जल्दी ना कन्वर्ज करेंगे, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा हमें इन्हें दूर करना है कि ये दूर जाकर मिले। तो इसलिए हम कौन से टाइप के लेंस यूज करेंगे, इसलिए हम यूज करेंगे कौन से टाइप के लेंस, इसलिए भाई हम इस केस में यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस तो हमें पता है, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं कॉनकेव लेंस। तो भाई ये तो हमारा दूर का हमें ढंग से दिख नहीं पा रहा, लेकिन मेरे को फिर भी दूर का ढंग से देखना है, तो ये हमारी आंख थी, ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस था। अब क्या है, दूर का ही ऑब्जेक्ट है लेकिन बीच में मैंने ये एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, तो ये लाइट रेज आ रही थी, इसने इसे और थोड़ा दूर दूर कर दिया, इस लेंस को बड़ा कर देते हैं, है ना, इसने दूर दूर कर दिया, तो अब ये प्रॉपरली यहीं पर जाकर मीट करेंगे। ठीक है, भी बहुत जल्दी मीट कर रही थी लाइट रेज, हमने बीच में ही क्या लगा दिया, हमने लगा दिया कि थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाए जिससे ये दूर जाकर मिले। इतनी जल्दी मिल रही है, कन्वर्ज कर ली, ये थोड़ी चाहिए हमें तो चाहिए दूर जाकर मिले। दूर जाके मिलाने के लिए हमने कौन सा लेंस यूज कर लिया, हमने यूज करा ये वाला लेंस। इस लेंस का नाम पता है क्या है, कॉनकेव, ये हमारा है कॉनकेव लेंस। तो भाई मायोपिया को ठीक करने के लिए, मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। तो भाई हाइपरमेट्रोपिया में हमें क्लियर हो पा रहा है अब, जो हमारी हाइपरमेट्रोपिया वाली डिजीज है ना, हाइपरमेट्रोपिया में एग्जैक्टली होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि हम पास का ढंग से नहीं देख पा रहे लेकिन दूर का क्लियर है, फार ऑफ का क्लियर है, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है हमें दिख पा रहा है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिख पा रहा। तो दिक्कत यहाँ आती है, 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख पा रहा, तो हम इस 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को कैसे देखें। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, लेकिन हमें 25 सेंटीमीटर का दिखता ही नहीं, हमें तो दिखता है भाई जैसे 30 सेंटीमीटर का। तो हमें चाहिए, तो क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ये लेंस एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो हम लेंसेज यूज करते हैं ना, स्पेक्स में जो लेंस यूज करते हैं, ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देते हैं उस डिस्टेंस पर, जिस डिस्टेंस पर हमारी आई कंफर्टेबल होती है। फिर वो जो इमेज है ना, उसकी इमेज हमारी आंख बनाती है। मतलब जो अभी हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज ही है, ऑब्जेक्ट की इमेज देख रही है हमारी आंख अभी इस समय। ठीक है, मतलब होता क्या है हमारा ये जो, जैसे मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे को 25 सेंटीमीटर का तो ढंग से नहीं दिखता, मेरे को हाइपरमेट्रोपिया है, मुझे 25 सेंटीमीटर का ठीक से नहीं दिखता, लेकिन हाँ मुझे ठीक से दिखता है अगर ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तो वैसे ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर 100 सेंटीमीटर पर है ना, तो मुझे क्लियर दिख जाएगा। तो लेंस एग्जैक्टली पता है कर क्या रहा है, लेंस यही कर रहा है, लेंस ये कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर था ना, उसकी इमेज 100 सेंटीमीटर पर बना रहा है। अब उसकी इमेज तो 100 सेंटीमीटर पर उसने बना दी, अब 100 सेंटीमीटर पर उसकी इमेज है, वो तुम्हारी आंखें देख पाएंगे ना प्रॉपरली। तो बस लेंस का इतना ही काम है कि जो 25 सेंटीमीटर वाली चीज है उसे 100 सेंटीमीटर पर किसी तरह लेकर आना। 100 सेंटीमीटर ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये तो कितना भी हो सकता है, ये तो आंखों पर डिपेंड करता है ना, इसे हम ऐसे मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसे हमने मान लिया, इसे हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, है ना। अब एक फॉर्मूला तो हमको पता ही है,
हमें पावर कैसे पता चलेगी ना भाई, बात तो समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि हाइपरमेट्रोपिया है, हमें दूर का नहीं दिख पा रहा, सॉरी पास का नहीं दिख पा रहा, दूर का प्रॉपर है, पास का नहीं दिख पा रहा, पास का नहीं दिख पा रहा है। इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ छोटी नहीं हो पा रही है, फोकल लेंथ बड़ी हो चुकी है। फोकल लेंथ बड़ी किस वजह से हो चुकी है वो भी हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। और इसके लिए हम लेंस यूज कर सकते हैं कि भाई इमेज जो है वो बहुत दूर जाकर बन रही है, रेटिना से भी बाहर जाकर बन रही है, तो हम किसी तरह उसे पहले ही कन्वर्ज कर देंगे कि रेटिना पर इमेज बने। तो हम एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करने वाले हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसे ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस तो हम यूज करेंगे, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी वो भी तो पता होना चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करेंगे मैं फॉर्मूले से, 1/f होता है 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला होता ही है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लाइट वाले चैप्टर में हमने क्लियर कर रखा है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें इसकी वैल्यू तो हमको क्लियर नहीं है, हमें क्वेश्चन में दी जाएगी, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये वाली जो है v, ये तो हमें क्लियर नहीं है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमें ऑब्जेक्ट यहाँ तक का तो नहीं दिख पा रहा, यहाँ तक का दिख पा रहा है, ऐसे करके है ना, ऐसे करके समथिंग। अच्छा ये तो 25 था, 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे -25 आएगा। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/v प्लस 1/25। ठीक है, और ये जो v है ये हमें क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा होगा कि हमें 2 मीटर तक का ढंग से नहीं दिख रहा है, मतलब 2 मीटर पर ही हम ढंग से देख पा रहे हैं, 2 मीटर से दूर वाला नहीं देख पा रहे। तो इस लेंस का काम क्या है, ये तो फिर मायोपिया वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ऐसे बैठ सकता है कि हमें 30 सेंटीमीटर का ढंग से नहीं दिख रहा, 30 सेंटीमीटर का ढंग से नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 25 सेंटीमीटर का है, ये जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया है ना 25 सेंटीमीटर, इसमें क्या होगा, जो 25 सेंटीमीटर वाला जो ऑब्जेक्ट है ना उसे कहाँ पर दिखाएगा, उसकी इमेज वो कहाँ पर दिखाएगा, उसकी इमेज वो 35 सेंटीमीटर पर दिखाएगा। और 35 सेंटीमीटर पर तो देख ही सकती है हमारी आँख, तो 35 सेंटीमीटर के हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, हमारा हम पावर निकाल लेंगे, क्योंकि पावर यही होती है, पावर होती है 1/f। अच्छा ऐसे ही सोचो जरा हमें मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में ना हमें दूर का नहीं दिख रहा लेकिन पास का बिल्कुल क्लियर है, 25 सेंटीमीटर पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब आती है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो हमें क्या चाहिए, हमें उसकी इमेज वहां बनानी है जहां हमारी आई कंफर्टेबल हो, ताकि उस इमेज की इमेज हमारी आंख देख सके। तो ये v हमें दे रखा होगा, जैसे 2 मीटर तक देख पा रही है, 3 मीटर तक देख पा रही है, तो v हमको गिवन होगा। ठीक है, v हमें गिवन होगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता ही है, 1/f क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, 1/v ये 1/माइनस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 ही होता है। तो जो भी हमें दे रखा होगा ना, ये 1/f क्या होता है, पावर। जो भी हमें दे रखा होगा ना कि हमारी आँख यहाँ तक देख पा रही है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमें पता चल जाएगा हमारी आंखों की पावर कितनी है, हमारी आंखों की पावर कितनी है। और इसमें हम कौन सा लेंस यूज करता है मायोपिया में, अगर हमें याद हो मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, जो डाइवर्ज कर दे। डाइवर्जिंग वाला लेंस कौन होता है, कॉनिकेव लेंस, कॉनिकेव लेंस। और हाँ भी तो हम जैसे जो भी दे रखा होगा ना उसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, क्योंकि कॉनिकेव लेंस है ना, कॉनिकेव लेंस में क्या होता है भाई, कॉनिकेव लेंस में इमेज किस साइड बनती है, याद है इमेज कैसी बनती है, कॉनिकेव लेंस में इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट। और लेंस के केस में अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है ना, याद करो, अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है लेंस के केस में तो नेगेटिव लेते हैं v, और अगर मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट बनता था तो v पॉजिटिव लिया करते थे। इसका मतलब इस केस में हम v को नेगेटिव लेने वाले हैं, v माइनस एक्स लेंगे, और जो भी पोजीशन दे रखी होगी एक माइनस के साइन के साथ, ये हमें पावर पता चल जाएगी, है ना। इस तरीके से हमें अपनी आंखों की पावर पता चल जाएगी कि हमें कौन से
जो चश्मा हमें यूज़ करना है ना, वो उसकी पावर क्या होनी चाहिए। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, बेसिकली बस हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया किसी पे भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऐसा ही देंगे बस इतना कि हमारी आँख 2 मीटर तक देख पा रही है, बताओ भाई पावर क्या हो गई हमारी आँखों की। भाई 2 मीटर तक देख पा रही है ना। देख तो इनफाइनाइट, मतलब अब हमारा लेंस क्या करेगा, इनफाइनाइट वाला ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर ले आएगा, है ना। तो यू पता है, वी पता है, एफ निकाल लेंगे, पावर क्या होता है 1/f। पावर डायोप्टर्स में हमें पता चल जाएगी, है ना, पावर हमें पता चल जाएगी डायोप्टर्स में। ऐसे हाइपरमेट्रोपिया पर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमारी आँख जो है वो 35 सेंटीमीटर तक का भी नहीं देख पा रही, 35 सेंटीमीटर से देख पा रही है, तो भाई हमारा लेंस क्या करेगा, जो -25 पर है ना, उसे कहाँ पर ले आएगा, उसे 35 पर ले आएगा। इसमें वी देखो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। हाइपरमेट्रोपिया में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। सोचो कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहाँ बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस का वी पॉजिटिव होता है, गड़बड़ कर रहे हैं हम, इसका वी पॉजिटिव होता है ना, इसका वी पॉजिटिव होता है, इसमें हम एक्स लेने वाले हैं। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का वी तो पॉजिटिव होता है ना। साइन कन्वेंशन, अगर इसमें कंफ्यूजन हो ना तो साइन कन्वेंशन वाला वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। साइन कन्वेंशंस जो हमने करी थी कि भाई रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है तो यू क्या होता है, वी क्या होता है ना। तो वी इसमें पॉजिटिव ही होता है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देखा जाए तो वी पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस में नेगेटिव होता है। तो ये तो हमारे 2 डिजीज हो गए, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी एक डिजीज हो जाता है जिसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया याद रखना हाइपरमेट्रोपिया ही है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब जिसमें हमें पास का नहीं दिख पा रहा, वही डिजीज हुआ है लेकिन रीजन अलग हो गया। रीजन ये है कि हमारा जो आई का कर्वेचर है वो इलास्टिक नहीं रहा। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो हमारा जो लेंस है वो इतना इलास्टिक नहीं रहता, सीलियरी मसल्स उस पर इतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, इलास्टिक ही नहीं है अब वो इतना। अगर वो इलास्टिक नहीं है, हार्ड सा बन जाए, है ना। वैसे हमारा जो लेंस होता है ना वो बीच से हार्ड होता है, साइडों से तो सॉफ्ट ही होता है, जिससे सीलियरी मसल उसे खींच सकती है या पास में ला सकती हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही हार्ड बन जाए तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा ना। तो इस डिजीज को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया है तो हाइपरमेट्रोपिया ही, रीजन अलग हो गया। रीजन ये है कि आंखों की इलास्टिसिटी कम हो गई है एज के साथ, है ना। इसको प्रेसबायोपिया कहते हैं और करेक्शंस तो वही है, हाइपरमेट्रोपिया ही है। डिजीज तो हाइपरमेट्रोपिया ही है, रीजन ही तो अलग है। बाकी करेक्शंस वैसे ही लगते हैं जैसे हाइपरमेट्रोपिया पर लगते हैं। लेंस वो यूज होता है जो हाइपरमेट्रोपिया में होता है ना, यानी कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, ठीक है। तो एक हमारा डिजीज होता है जिसमें हम ना पास का देख पा रहे हैं ना दूर का देख पा रहे हैं। अगर ऐसा हो चुका है हमारी आंखों के साथ तो हम कौन सा यूज करें लेंस, कॉन्केव लेंस यूज करें या कॉन्वेक्स लेंस यूज करें। ऐसे केस में हम बायफोकल लेंस यूज करते हैं। बायफोकल लेंस कैसा होता है, ऊपर का तो कॉन्केव होगा, नीचे का कॉन्वेक्स होगा, दोनों यूज करते हैं, कॉन्केव भी कॉन्वेक्स भी। नीचे का छोटा सा पार्ट ऐसा कुछ दिखता है, कई जगह देखा होगा, ऐसा होता है हमारा चश्मा कुछ ऐसे करके ना। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, इसको तो हम कॉन्केव बना देते हैं, इसको हम बना देते हैं कॉन्वेक्स। दूर का, यहाँ से हम दूर का देखते हैं, यहाँ से हम पास का देखते हैं। तो इस तरीके से हम बायफोकल लेंस का यूज कर सकते हैं। अगर हमारी आंखों में दोनों प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, हम पास का भी नहीं देख पा रहे हैं और भाई हम दूर का भी नहीं देख पा रहे, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारी ह्यूमन आई की कहानी थी, है ना। इसके बाद टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, इसके बाद है रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। हमारी आंखों के थ्रू भी वैसे रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अब हम जो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन तो हमें पता है ना, जब भी ट्रांसपेरेंट, जैसे हमारा कॉर्निया नहीं था ट्रांसपेरेंट, तो उसके थ्रू जो भी लाइट आ रही थी उसका रिफ्रैक्शन हो रहा था, ऐसे ही रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन अब होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। भाई एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों होता है, हमें इतनी बात तो क्लियर है ही कि अगर रेयर से डेंस में जाता है तो जो है ना वो टूवर्ड्स बेंड करता है, रेयर से डेंस में, ठीक है। और अगर डेंस से रेयर में जाता है तो अवे बेंड करता है टूवर्ड्स। रेयर से डेंस में जाएगा ना तो टूवर्ड्स बेंड करेगा, डेंस से रेयर में जाएगा तो अवे बेंड करेगा। लेकिन भाई एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा ही हवा है, तो अगर एयर से एयर में जा रहा है, हमें पता है कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो फिर क्यों हो रहा है एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन, क्योंकि भाई ऊपर एयर बहुत कम है, नीचे एयर बहुत ज्यादा है।
अगर हम बात करें बिल्कुल ऊपर तो बिल्कुल ही स्पेस है, वहाँ तो वैक्यूम है, वहाँ तो डेंसिटी ही नहीं है, बहुत ही रेयर मीडियम है। फिर धीरे 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 डेंस मीडियम होता चला जाता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें ऊपर वाली लेयर्स बहुत रेयर है, नीचे आते आते एटमॉस्फेयर की लेयर बढ़ती है और लेयर्स जो है वो डेंस होती चली जाती है। तो लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जाती है और इस वजह से वो टूवर्ड्स बेंड होते होते आती है। ठीक है, तो लाइट रे टूवर्ड्स बेंड होकर आती है। इसकी वजह से हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, इस रिफ्रैक्शन की ही वजह से हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे आ ही जाते हैं भाई। एक तो ये है कि पता है हमारा, जब जैसे हमें पता है सूरज कब उगता है, हमारा सूरज हमारे लिए तब उगता है जब ये जो सन है ना, इस हॉरिजन को क्रॉस कर देगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं यहाँ सन हॉरिजन पर था, तो ये जब लाइट रे आ रही होगी वो सीधी सीधी नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो ये है, वो सीधी सीधी नहीं आएगी, वो रिफ्रैक्ट होगी ना, वो टुवर्ड्स बेंड होकर आएगी। तो जैसे हमने ये देखा, हमें तो सीधे में इमेज दिखती है, हमें सन की इमेज कहीं थोड़ी सी ऊपर दिखेगी। ठीक है, अभी सन ने हॉरिजन क्रॉस भी ना करा हो, हमें ऑलरेडी दिखेगा सन ने हॉरिजन क्रॉस कर लिया। ऐसा 2 मिनट, इस वजह से यहाँ इस टाइम पर हमारी डे की ड्यूरेशन 2 मिनट इंक्रीज कर जाती है। ऐसे ही जब सनसेट हो रहा होता है, सनसेट कब होता है, जब वो हॉरिजन के भी नीचे चला जाएगा तो सनसेट हो गया। ऐसे जब यहाँ पर होता है ना सन, तो टुवर्ड्स बेंड होकर आता है, हमें उसकी इमेज थोड़ी ऊपर ही दिखती है। जब वो नीचे भी होता है तब भी उसकी इमेज हमें ऊपर दिखती है। इसकी वजह से फिर से 2 मिनट का फर्क आ जाता है, इसलिए हमारे पूरे दिन की ड्यूरेशन 4 मिनट से इंक्रीज कर जाती है। हमें ऐसा लगता है सूरज जितनी देर है ना, उसके एक्स्ट्रा 4 मिनट और हमें दिखता है। सूरज जा चुका है लेकिन उसकी इमेज हमें ऊपर ही दिख रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, लाइट रे टुवर्ड्स बेंड होकर आती है ना। तो इस वजह से हमें क्या दिखता है, इस वजह से हमें ऐसा दिखता है। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक होता है भाई स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आ ही जाते हैं भाई। व्हाई डू स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। स्टार को हम एक लाइट का पॉइंट सोर्स मानते हैं, ये हमारा छोटा सा स्टार है, लाइट का पॉइंट सोर्स है ये। इसके थ्रू भी जब लाइट रे आ रही होगी तो वो टुवर्ड्स बेंड होकर आएगी। तो एक तो ये बात है कि भाई स्टार हमें दिखता है यहाँ है, होता यहाँ है। जितनी दूर स्टार हमें दिखता है उतनी भी दूर नहीं होता, थोड़ा सा उससे कम ही होता है ना। स्टार की इमेज और हमें ऊंचाई पर दिखने लगती है, वही रिफ्रैक्शन की वजह से। दूसरा, ये ट्विंकल होता हुआ क्यों दिखता है, जब ये लाइट रे आ रही थी ना, बिल्कुल एक पॉइंट सोर्स है, बिल्कुल एक ही लाइट निकलेगी। अब एक लाइट रे आई बेंड होकर, हम यहीं पर खड़े हैं, हम तो एक ही जगह खड़े थे भाई, लाइट रे आराम से आ रही थी, हमें लाइट रे जब हमारी आंखें रिसीव करेंगी तभी हमें इमेज दिखेगी। तो ये जो स्टार है ये लाइट दे रहा था। अब यहाँ की कंडीशंस भी कांस्टेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर मूव कर रहा है। अब इसके एटमॉस्फेयर की लेयर अगर ऐसे करके मूव करने लगे तो ये क्या होगा, कभी लाइट रे आ पाएगी, कभी लाइट रे नहीं आ पाएगी। लाइट रे जब आएगी तब हमें स्टार बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा, और जब नहीं आएगी तो नहीं दिखेगा चमकता हुआ। ऐसा लगेगा जैसे जलना बुझना है ना, फ्लिकरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा एक, और इस फ्लिकरिंग इफेक्ट को ही हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हमें स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं, क्योंकि भाई एक पॉइंट सोर्स है, जैसे वो आ रहे हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में, तो टुवर्ड्स बेंड होकर आ रहे हैं। जब वो बेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स, तो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी कांस्टेंट नहीं है, एयर कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है ना, या कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं है हमारा। तो एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं होगा तो लाइट रे बेंड होकर आएगी और हिलेगी। एक ही लाइट है ना, अब वो थोड़ा सा कभी आएगी कभी नहीं आ पाएगी। जब आएगी तो स्टार्टिंग चमकता हुआ दिखेगा, नहीं आएगी तो नहीं चमकता हुआ दिखेगा, कभी चमक रहा है कभी नहीं चमक रहा, इसको ही हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कह देते हैं। तो भाई ऐसा प्लैनेट्स के साथ क्यों नहीं होता, जो प्लैनेट हमें एक बार दिख पाते हैं, हमने नहीं देखे। चलो सन को तो देखा ही है, सन हमें कभी ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता। सन भी एक स्टार है लेकिन वो तो ऐसे चमकता नहीं है। चमकता क्यों नहीं है, क्योंकि सन जो है हमारे हिसाब से, वैसे पता है कुछ स्टार सन से भी बड़े हैं, लेकिन होता क्या है, स्टार बहुत दूर है, सन सबसे बहुत पास है हमारा। सन स्टार के कंपैरिजन में सन हमारा काफी पास है, तो सन हमें काफी बड़ा दिखता है। तो हम तो बड़ा ही मानते हैं, अभी हम बड़ा ही कहते हैं, सन हमारा बड़ा है। अगर सन हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक पॉइंट सोर्स थोड़ी है, उसमें एक पॉइंट सोर्स नहीं है, उसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, है ना। ऐसे समझ लो बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं।
तो जब इसके थ्रू लाइट रे आ रही होगी तो हो सकता है एक लाइट रे ना आए, लेकिन उस टाइम पे दूसरी लाइट रे हमारे आंखों तक पहुंच जाए। जब ऑब्जेक्ट के पास इतनी सारी पॉइंट सोर्सेज हैं तो कहीं ना कहीं से तो हमारे पास लाइट आई जाएगी, और कहीं ना कहीं से लाइट जब आई जाएगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिख ही जाएगा, है ना। तो सन में हम क्यों कहते हैं कि सन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स नहीं मान रहे हम सन को। सन कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेज। सन को तो हम ऐसा मान सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेज है उसके अंदर, और ये जो इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेज है ना, जब इनके थ्रू लाइट रे आ रही है तो बस फिर हमें, जब इनके थ्रू लाइट रे आ रही है तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब अगर एक लाइट रे नहीं पहुंच पा रही तो दूसरी लाइट रे पहुंच जाती है, तो एक दूसरे का कैंसिल नलीफाई कर देते हैं ये, और हमें फाइनली कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखता, हमें सन प्रॉपरली दिखता है। ऐसा नहीं होता कि कभी लाइट रे हम तक पहुंच रही, कभी नहीं पहुंच रही, क्योंकि कोई ना कोई लाइट रे तो आ ही जाएगी। अगर दूसरी नहीं आ पाई तो पहली आ जाएगी, पहली नहीं आ रही तो तीसरी आ जाएगी। एक दूसरे का इफेक्ट ये नलीफाई कर देंगे ये जो इतने सारे पॉइंट सोर्सेज है, और हमें सन की इमेज दिख ही जाएगी। जो सन है हम उसे एक्सटेंडेड सोर्स मानते हैं, उसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है कि भाई, एक तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है। तो भाई स्काई ब्लू हमें इसलिए दिखता है कि ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। एक्चुअली लाइट रे का स्कैटरिंग प्रिंसिपल भी आ जाता है इसमें। छोटा सा प्रिंसिपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वैसे कोर्स में है नहीं, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है रेलिक प्रिंसिपल, बहुत ही छोटा प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो लाइट रे स्कैटर होती है ना, स्कैटर का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना जरूरी है। स्कैटर कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है स्कैटर में। स्कैटर में क्या होता है, जैसे ये हमारा हवाएं है ना, हवा में कुछ पार्टिकल्स हैं, ये जैसे हवा का एक छोटा सा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल। तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू जो भी लाइट रे अभी पीछे तक इसके थ्रू जो भी लाइट रे आ रही थी ना, ये उस सबको ऑब्जॉर्व कर लेगा, सबको इन्हें ऑब्जॉर्व कर लिया। ऑब्जॉर्व करने के बाद ये उस लाइट रे को चारों डायरेक्शन में इक्वली एमिट करेगा। इट इज द अब्जॉर्प्शन एंड री-एमिशन ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। पहले तो लाइट रेस को ऑब्जॉर्व कर लो, फिर उसे चारों डायरेक्शन में एमिट करो, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। लाइट रेस को स्कैटर कर देता है। और भाई लाइट रेस को स्कैटर सबसे ज्यादा कौन कर पाता है? लाइट रेस, मतलब लाइट रेस याद रखना, रेलिक का छोटा सा प्रिंसिपल था, लैम्डा क्या है, 4 क्या, चलो सब भूल जाते हैं, बस इतना याद रखते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा। वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होती है हमें पता है उसको स्कैटर करना आसान नहीं होता। अगर हम बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं तो हमें इधर उधर स्कैटर नहीं कर पाएगा कोई। अगर हम आराम से जा रहे हैं तो स्कैटर कर देगा, लेकिन अगर हम बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं तो हमें कोई स्कैटर नहीं कर पाएगा। स्कैटर तो अगर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है या जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसका स्कैटरिंग कम होता है। यानी अगर हम बात करें रेड की, हमें पता है सबसे तेज कौन चलता है, ये रेड कंपोनेंट ही तो सबसे तेज चलता है। रेड कंपोनेंट फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट है, स्पीड ज़्यादा है ना, वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा है भाई इसमें? वेवलेंथ भी ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना, उसका पता है क्या होता है? उसका ये जो है ना स्कैटरिंग, ये कम होता है। स्कैटरिंग इसकी कम होगी, इसकी स्कैटरिंग कम होगी। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? वॉयलेट। वॉयलेट सबसे धीरे धीरे चल रहा है। वॉयलेट अगर धीरे धीरे चल रहा है तो उसको स्कैटर करना आसान है ना। और अगर उसको स्कैटर कर लेंगे तो सबसे ज्यादा स्कैटर यही वाले पार्ट्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना। तो हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? नॉर्मली हमें स्काई इसलिए ब्लू दिख रहा है क्योंकि उसमें जो लाइट रे आ रही है उसमें सबसे ज्यादा स्कैटर कौन हो पा रहा है भाई? सबसे ज्यादा स्कैटर ये जो एयर के पार्टिकल्स है ये सबसे ज्यादा स्कैटर कर रही हैं ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इन कंपोनेंट्स को। लेकिन हमारी आंखें ब्लू की तरफ ज्यादा सेंसिटिव होती है। वैसे तुम्हारी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है येलो कलर या ग्रीन कलर पर, लेकिन अगर ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट में बात करें तो हमारी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है ब्लू को। इसलिए हमारी आंख
आंखों को जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू कलर? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो लाइट रेज को स्कैटर करते हैं। किसको ज्यादा स्कैटर कर पाएंगे? भी स्कैटर कर पाएंगे कौन से कंपोनेंट को स्कैटर करेंगे ज्यादा? ब्लू कंपोनेंट को ज्यादा स्कैटर करेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे आ रहा है, उसको ज्यादा स्कैटर करेंगे तो हमें वही दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी तो फिर हमें रेड भी दिखने लगता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें फिर स्काई मॉर्निंग में या आफ्टरनून में रेड क्यों दिखता है? फिर रेड या ऑरेंज ऐसा ऐसा शेड दिखता है ना स्काई में हमें। जब हम मॉर्निंग में उठ जाए कभी तो हमें स्काई रेडिश दिखने लगता है, रेड या ऑरेंज ऐसा सा दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसीलिए होता है, रीजन तो ऐसा सा ही है। देखो होता क्या है, ये हमारा ना अर्थ है। वैसे तो अर्थ सन के आसपास घूमती है, अभी हम ना सन को अर्थ के आसपास घुमा रहे हैं, रिलेटिव मोशन है ना, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का पूरा ऑर्बिट है समझ लो। सन एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ था और एक बार सन यहाँ था। जब सन यहाँ था, एक्चुअली होता क्या है, ये जो हमारा पाथ लेंथ होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे स्फेरिकल सा होता है। स्फेरिकल नहीं होता, इलिप्टिकल होता है। आगे हम पढ़ेंगे भी केपलर लॉ में कि ये जो ऑर्बिट होता है ना अर्थ का, ये ऐसे सर्कुलर सा नहीं होता, स्फेरिकल सा नहीं होता, ये होता है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब ऐसा सा कुछ। इलिप्टिकल होने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमारा सन है, तो इस टाइम पे डिस्टेंस कम होगा। यहाँ पे हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमारा सन है, तो इस टाइम पर डिस्टेंस ज्यादा होगा। जब सन आ रहा होता है और जब सन जा रहा होता है तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है। जब सन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है ना, बिल्कुल गर्मी, तब कितनी गर्मी लगती है हमें, क्योंकि तब सन हमारे बहुत पास है। जब सुबह सुबह है, जब रात बिल्कुल शाम है, तब सन बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है। लेकिन जब सन ऊपर होता है तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है भाई, है ना। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो डिस्टेंस ज्यादा है। अब डिस्टेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर क्या थे हमारी लाइट रे में सबसे ज्यादा तो वही ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ये कॉम्पोनेंट ही क्या होंगे, इधर उधर होंगे, है ना। लेकिन इतना ज्यादा रास्ता था ना, जो जो स्कैटर कर गया, ये पहले सबसे पहले पूरा विबग्योर होता है ना हमारा, विबग्योर, इसमें वॉयलेट स्कैटर कर गया, धीरे धीरे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, इतना लंबा रास्ता है, धीरे धीरे सब स्कैटर होते चले गए। और जब जब हमारे पास लाइट आई ना, तो उसके पास सिर्फ रेड कंपोनेंट था या ऑरेंज कंपोनेंट था या येलो कंपोनेंट था, ये 3 कंपोनेंट्स ही थे उसके पास, जिसकी वजह से वो हमें ऐसा दिखता है। हम कैसे रीजन देंगे? बिकॉज एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज सन इज एट हॉरिजन विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। बिकॉज अर्थ का कैसा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो जब सन हॉरिजन पर होगा तो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। जब मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, तो ब्लू तो स्कैटर ज्यादा हो रहा है, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो स्कैटर हो रहा है वो रास्ते में ही स्कैटर हो गया। जो बाकी बचा कुचा है वो हम तक पहुंच रहा है। तो बाकी बचा कुचा है कौन? बाकी बचा कुचा है रेड कंपोनेंट। ब्लू चला गया, वॉयलेट चला गया, धीरे धीरे और कंपोनेंट भी चले गए, बचा कौन है? येलो, ऑरेंज, रेड, जिसकी वजह से सुबह या शाम के टाइम हमें ऐसा दिखता है। दोपहर के टाइम हमें स्काई ब्लू दिखता है, जब सन यहाँ या यहाँ हो तो हमें ब्लू क्यों दिखता है? तब हमें ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि सन से डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस बहुत कम है ना, तो लाइट रे तो सबसे ज्यादा ब्लू स्कैटर होगी, लेकिन ये ब्लू स्कैटर डिस्टेंस इतना कम है कि जो ब्लू स्कैटर हुई है ना वही हमारी आंखों में पड़ने लगेगी। अगर डिस्टेंस कम होता है तो जो स्कैटर है वही दिखेगा। और इतना लंबा रास्ता है, इतना लंबा रास्ता, तो जो स्कैटर हो गया वो तो रास्ते में ही अलग हो गया ना, जो बाकी बचा कुछ है वो हमें दिखेगा, है ना। रेड सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए तो जब रेड होता है उसे अगर हम बहुत दूर से देखें तो हमें दिख जाता है, वो स्कैटर नहीं होता इतना। रेड सिग्नल्स बनाए जाते हैं, डेंजर सिग्नल्स रेड कलर की क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रेड इधर उधर डेविएट नहीं करता, है ना। कुछ रीजंस हैं, तो भाई रेड इसलिए बनाए जाते हैं सिग्नल्स कि वो फॉग में भी इधर उधर ज्यादा स्कैटर नहीं करेगा, सीधा सीधा दिखेगा। चलो हमें ये समझ में आ गया ब्लू क्यों है। ब्लू इसलिए है क्योंकि सन उस टाइम पे पास होता है, तो जो लाइट रे स्कैटर हुई है वही दिखती है, यानी ब्लू दिखती है। जब दूर होता है तो जो लाइट रे स्कैटर कर गई वो तो रास्ते में ही स्कैटर कर गई, जो बचा कुछ है वो दिख रहा है, यानी ऑरेंज, येलो ऐसा दिख रहा है। कभी कभी हमें स्काई दिखता है बिल्कुल वाइट,
देखा होगा कभी कभी स्काई बिल्कुल वाइट दिखता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब दिखता है जब सन है ना बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हो, बिल्कुल ही सर के ऊपर हो, ऐसे हो बिल्कुल ही। जब ऐसा होता है ना सन, कुछ टाइम के लिए सन बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे लाइट बिल्कुल 90 डिग्री पर आ रही है, और हमें पता है 90 डिग्री वाली लाइट का कोई स्कैटरिंग, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। जो 90 डिग्री वाली लाइट है वो वैसी की वैसी चलती चली जाती है, उनका कोई रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं होता, वो कोई बेंड वेंड नहीं करती। तो इस वजह से उस टाइम पर तो हमें स्काई जो है कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, तो इसलिए हमें वाइट दिखेगा। एस्ट्रोनॉट्स जब दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो उनको स्काई ब्लैक दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां तो भाई पार्टिकल्स ही नहीं है, लाइट रेज को स्कैटर ही नहीं करेंगे कोई, और लाइट रेज को स्कैटर नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखने का। अगर ब्लू लाइट रे को स्कैटर करते तो ब्लू दिखता अगर हम पास होते, और अगर दूर होते तो ब्लू के अलावा वाला कॉम्पोनेंट दिखता। लेकिन अभी तो लाइट रे स्कैटर ही नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स ही नहीं है, एयर पार्टिकल्स ही नहीं है। एयर पार्टिकल्स नहीं है तो स्कैटर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। स्कैटर नहीं करेगा तो हमें कुछ नहीं दिखने का। स्कैटर नहीं करता ना तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। इसके बाद एक मेन क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है रेनबो से रिलेटेड। अब रेनबो को डिस्कस कर लेते हैं, और रेनबो से पहले हमें पता होना चाहिए प्रिज्म के बारे में। बस दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, रेनबो, एक तो भाई हमारा रेनबो जो बन जाता है, और उससे पहले हम जल्दी से प्रिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रिज्म अगर हम ध्यान से देखें ना तो प्रिज्म में टोटल 5 सरफेसेस होते हैं। प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, नीचे एक रेक्टेंगल ऐसे, एक रेक्टेंगल ऐसे करके कुछ, एक रेक्टेंगल ऐसा होता है, एक रेक्टेंगल ऐसा होता है, एक रेक्टेंगल नीचे की साइड से भी होता है ना, ऐसे करके कुछ। और ये आगे और पीछे ट्रायंगल होता है, आगे पीछे ट्रायंगल, इधर इधर और इधर रेक्टेंगल्स। तो टोटल 5 सरफेसेस होते हैं, टोटल 5 सरफेसेस है ना। इतना अजीब से स्ट्रक्चर नहीं बनाते इसका, हम बना देते सिंपल सा स्ट्रक्चर, ऐसा ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। होता क्या है, एक प्रिज्म में जब लाइट रे आती है, पूरी व्हाइट लाइट जब इसके थ्रू आएगी, तो अब हमें पता है ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है। रेयर से जब लाइट रे डेंस में आती है तो वो कहाँ बेंड करती है? वो नॉर्मल के पास आ जाती है। जानी ऐसी चाहिए थी भाई, मानते हैं ऐसी जानी चाहिए थी, ये नॉर्मल है। इसका नॉर्मल ऐसा मत सोचना टेढ़ा सा क्यों बनाई, सरफेस ही टेढ़ा है तो उसका नॉर्मल भी तो ऐसा ही होगा। एंगल तो हमें 90 डिग्री बनाना है, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा, कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगा। अब यहाँ है, यहाँ पे भी हमने नॉर्मल बनाया। अब क्या होगा, लाइट रे जो है वो कैसे जाना चाहिए था? वो ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ जाएगा? ऐसे जाने की बजाय ऐसे, नॉर्मल से और दूर हो जाएगा। ये नॉर्मल है ना, इससे और दूर हो जाएगा। अगर मैं इसे पीछे की तरफ ले जाऊं, है ना, पीछे की तरफ अगर मैं इसे ले गई तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे बोथ प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी इमर्जेंट रे है जो फाइनली निकलती है। अगर इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को दोनों को एक तरफ मिला दिया जाए, दोनों को प्रोड्यूस करके, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे ही हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, है ना। ये हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है। लाइट रे स्कैटर क्यों करती है भाई? लाइट रे इसलिए स्कैटर करिए क्योंकि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, ये रेड के लिए तो बहुत कम है, रेड तो इतना स्कैटर ही नहीं करता, लेकिन ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो इनके लिए बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर, बहुत ज़्यादा डेविएट करता है अपने पाथ से। तो इसलिए ये सारे कलर्स जो है वो इसके अंदर स्प्लिट हो जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं स्प्लिट होते हुए, और हमें 7 कलर्स दिखने लगते हैं। होता कैसे है, ध्यान से देख लेते हैं। अगर हम पूरी की पूरी एक पॉलीक्रोमैटिक, मतलब एक वाइट लाइट यूज कर रहे हैं जिसमें 7 कंपोनेंट्स हैं, तो लाइट रे ऐसे आई इसमें। अब इसके बाद ये सारी डेविएट तो होगी, लेकिन ये तो हमने एवरेज बना दिया ना। इसमें हमें पता है ऐसे जानी चाहिए थी ना, मेन तो ऐसे जानी चाहिए थी, तो रेड लगभग ऐसे ही जाएगी।
रेड नहीं डेविएट होनी, हल्की फुल्की डेविएट हो जाएगी, जैसे ऐसे जानी थी ना, बस हल्की सी डेविएट हो जाएगी, इससे हल्का सा डेविएट हो गया, ऐसा हो गया, बस ये रेड हो गया। और ये जो बिल्कुल नीचे वाली हमें दिख रही है ना, ये है वॉयलेट वाला। वॉयलेट वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा डेविएट करता है, एक्चुअली इससे भी ज्यादा डेविएट करता है, ऐसे करके। ये वॉयलेट वाला पार्ट है, और इसके ही बीच में हमारा पूरा विबग्योर होता है, विबग्योर। सारे कंपोनेंट्स होंगे, है ना, पूरे सातों कंपोनेंट हमें फिर बाहर निकलते हुए दिखेंगे। इस वजह से 7 कंपोनेंट दिखते हैं भाई, क्योंकि रेड कंपोनेंट बहुत तेजी से आता है, उसका डिवीजन बहुत कम होता है, वो लगभग सीधा जाता है। वॉयलेट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, मतलब वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम है, लेकिन जैसे इस मीडियम में आते हैं ना, तो रेड की स्पीड सबसे तेज है, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है। वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है, वॉयलेट धीरे धीरे जा रहा है, वॉयलेट धीरे धीरे जा रहा है, तो उसको स्कैटर बहुत ज़्यादा कर दिया, उसको पाथ से बहुत ज़्यादा रोक दिया गया, तो वो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ, वो सबसे नीचे आ गया। रेड बहुत तेजी से जा रहा था, वो अपने पाथ से नहीं हिला, वो सीधा सीधा ऐसे निकल गया। वॉयलेट आराम से आया, जैसे इसमें है ना, बहुत आराम से चलने लगा, तो इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कैसे थे, डेंस थे ना, तो इसलिए टूवर्ड्स सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड हो गया। इस वजह से हमें 7 कंपोनेंट्स दिखने लगते हैं, पूरा का पूरा विबग्योर दिखने लगता है। एक क्वेश्चन आता है, जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है उसके थ्रू हमें कोई विबग्योर नहीं दिखता, मटेरियल तो सेम है ना, ग्लास ही है, उसके थ्रू क्यों नहीं दिख रहा? बस सिंपल सा रीजन है, न्यूटन ने ये सबसे पहले कहा था। अब अगर हमने एक और ऐसा प्रिज्म लगा दिया, चलो दूसरा ही डायग्राम बना देते हैं। एक जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है ना, उसे हम ऐसा मान सकते हैं कि उसमें 2 ट्राइंगल्स हैं, वो भी दोनों उल्टी पोजीशंस पर, दोनों उल्टी पोजीशंस पर है। एक सीधा प्रिज्म है तो एक उल्टा प्रिज्म है। सीधा प्रिज्म लाइट रेज को तोड़ेगा कंपोनेंट्स में, जबकि ये वाला जो इन्वर्टेड प्रिज्म है, ये वाला उन लाइट रेज को, उन टूटी लाइट रेज को दोबारा एक ही कंपोनेंट में मर्ज कर देगा। लाइट रे यहाँ आई, यहाँ पे 7 कंपोनेंट में टूटी, इन 7 कंपोनेंट को एक ही कंपोनेंट में ये वाला प्रिज्म कर देगा, है ना। तो इसीलिए हमें कोई भी लाइट रेज नहीं दिखती, इसमें हमें कलर्स नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते भैया? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ 2 प्रिज्म, 2 इन्वर्टेड प्रिज्म। एक प्रिज्म लाइट रेज को डिस्पर्स करता है, दूसरा उन डिस्पर्स्ड लाइट रेज को वापस एक बना देता है। इस वजह से लाइट रेज का क्या है, हमें इसमें कोई अलग अलग कलर्स नहीं दिखते। न्यूटन ने इससे ये प्रूव करा था कि ये प्रिज्म जो है वो लाइट रे को बना नहीं रहा है, ये जो प्रिज्म है ना, ये सिर्फ लाइट रे को स्प्लिट कर रहा है, फिर ये जो दूसरा है ये वापस उसे मर्ज कर रहा है ना। तो पहले हम ये भी सोचने लगे थे कि कहीं यही बनाता हो, कोई रिएक्शन कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो क्या रहा है, व्हाइट लाइट में ही ऑलरेडी 7 कंपोनेंट थे, बस वो टूट जाते हैं, अंदर जाके अलग अलग हो जाते हैं, और जब हम दूसरा प्रिज्म लगाते हैं तो वापस जुड़ भी जाते हैं। जब हम वापस एक उल्टा प्रिज्म लगाते हैं ना, तो वापस जुड़ भी जाते हैं। रेनबो क्यों दिखता है इसके थ्रू, तो हमें समझ में आ गया कि क्यों डिस्पर्जन हो रहा है। भाई रेनबो में क्या होता है, थोड़े बहुत एयर के पार्टिकल, वाटर पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, वो जो छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स हैं वही प्रिज्म का काम करने लगते हैं। ये जो एक हमारी बूंद है, अगर हम एक बूंद को देखें ध्यान से, तो एक छोटा सा प्रिज्म की तरह काम करती है। इसके अंदर लाइट रे जाती है, अंदर रिफ्रैक्शन होगी, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, फिर लाइट रे वापस आएगी। कोई पूछे क्या क्या होता है, सबसे पहले लाइट रे अंदर जाती है, इसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, फिर यहाँ से जाके इसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे गई ऐसे आई, फिर इसका दोबारा रिफ्रैक्शन होता है ना। लेकिन जब ये लाइट रे जाती है और आती है तो 7 कंपोनेंट में टूट जाती है, टूटने लगती है। क्यों टूटने लगती है? वही रीजन है भाई, कंपोनेंट है वो तो बहुत जल्दी जाएगा, है ना, उसकी स्कैटरिंग इतनी होगी नहीं। वॉयलेट जो है वो धीरे धीरे जाएगा, उसकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से ये सारे के सारे डेविएट होने लगेंगे और हमें इनमें 7 कलर्स, इनमें पूरे हमें 7 कलर्स दिखने लगेंगे। तो ये हमारा कॉज होता है कि हमें रेनबो क्यों दिखता है। कोई पूछे रेनबो क्यों दिखता है, जो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स है ना, वो प्रिज्म की तरह काम करने लगती हैं, है ना। उसके थ्रू सबसे पहले लाइट रे आती है, रिफ्रैक्ट करती है, फिर रिफ्लेक्ट करती है, फिर वापस आती है। क्योंकि अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन बैठ रहा होगा कि जो हम रेनबो देखते हैं उसमें रेड तो सबसे ऊपर नहीं होता,
उसमें तो वॉयलेट हमें सबसे ऊपर दिखता है और रेड नीचे की साइड दिखता है। ऐसे ही कुछ आ रहा होगा मन में, वो इसीलिए होता है क्योंकि रेनबो से जो लाइट रे आई उसका फिर रिफ्लेक्शन भी हो गया, फिर यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट करी, तो इस वजह से जो हमारा इसका ऑर्डर है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। समझ रहे हो? ये प्रिज्म, ये क्या है, एक प्रिज्म है तो सही, लेकिन इसके थ्रू लाइट रे सबसे पहले जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर वापस आ रही है, तो ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाता है इस वजह से, है ना। इस वजह से हमें ऑर्डर जो है वो विबग्योर का ऑर्डर दिखता तो है, लेकिन वॉयलेट ऊपर रेड नीचे ऐसा दिखता है, ना कि रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, क्योंकि लाइट रे आई, डिस्पर्स हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर हमें दिखी, है ना। इस वजह से हमें रेनबो दिखने लगता है, क्योंकि छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम कर रही हैं और एक रेनबो को फॉर्म करने में हेल्प कर रही हैं। चलो ह्यूमन आई के अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लिक्विड स्पेस फिल्स आइलैंड्स एंड रेटिना। पूछा भाई क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में, क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा लिक्विड होता है। हमें पता है कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे आई के। फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद भाई इरिस आता है, इरिस के बाद डायरेक्ट इरिस के अंदर प्यूपिल भी होता है, उसके बाद हमारा आता है क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, और फिर लास्ट में पता है, लास्ट में जहाँ इमेज बनती है उसको हम कहते हैं रेटिना। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। इन फ्लूइड्स का काम क्या होता है, इन फ्लूइड्स के बहुत सारे काम है। ये आई को नरिशमेंट करते हैं, क्योंकि आई में खून तो होता नहीं, ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, तो आई का नरिशमेंट करते हैं, है ना। साथ साथ ये जो है स्ट्रेन मतलब ये ना शॉक को भी रेजिस्ट करते हैं, शॉक रेजिस्टेंट होते हैं ये फ्लूइड्स। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन यू एंटर फ्रॉम अ ब्राइट रूम इनटू अ डार्क रूम यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर सम टाइम। मतलब जब हम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रूम से एक अंधेरे वाले डिम वाले रूम में आते हैं तो हमें कुछ भी प्रॉपरली नहीं दिखता, है ना। तो होता क्या है, अभी ब्राइट रूम में जब हम थे, बहुत ज़्यादा जहाँ रोशनी थी, ब्राइट रूम में क्या हुआ, ब्राइट रूम में जब लाइट ज़्यादा थी तो हमारी आंखें खराब ना हो जाए उस ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी से, इस वजह से इरिस कॉन्ट्रैक्ट कर गया और प्यूपिल का साइज जो है, प्यूपिल का साइज रिड्यूस हो गया है, प्यूपिल का साइज जो है रिड्यूस कर गया। और जैसे ही हम क्या करें, जैसे ही हम डार्क रूम में आए तो भाई प्यूपिल का साइज, जैसे अंधेरे रूम में जाएंगे तो बढ़ेगा तो है ही, लेकिन थोड़ा तो टाइम लेगा। ऐसे थोड़ी डार्क रूम में आते ही प्यूपिल का साइज चेंज हो जाएगा, थोड़े टाइम तक प्यूपिल का साइज जो वो छोटा ही रहेगा। एक तो अंधेरे वाला रूम, वैसे ही कोई लाइट नहीं, ऊपर से प्यूपिल का साइज भी छोटा हो गया, तो प्यूपिल के थ्रू कोई लाइट आ ही नहीं पा रही, मतलब बहुत ही कम लाइट आ पा रही है, वैसे ही लाइट कम है और प्यूपिल का साइज भी छोटा है, तो इसीलिए हम प्रॉपरली नहीं देख पाते कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हमारा प्यूपिल दोबारा एडजस्ट कर जाता है। मस्कुलर ऑर्गन ही तो है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगाएगा। अभी ब्राइट रूम था, प्यूपिल बिल्कुल छोटा सा था, जैसे हम डार्क रूम में, थोड़े डल रूम में आए जहाँ पे प्यूपिल का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ टाइम ले लिया साइज को बड़ा करने में, तो उस टाइम के बीच हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही डल रूम है, डिम रूम है, और ऊपर से उसमें क्या है, हमने प्यूपिल का साइज भी छोटा कर रखा है, लाइट बहुत ही कम आंखों के अंदर जा पा रही है, तो इसलिए हमें प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टार्स के बारे में। स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं भाई? स्टार्स के थ्रू जो भी लाइट रे आती है वो हमें पता है टूवर्ड्स बेंड होकर आती है। और एक बात और हम जानते हैं कि जो लाइट रे 90 डिग्री पे जाती है उसका कुछ नहीं होता, वो तो जैसे गई है वैसे ही चलना कंटिन्यू करती रहेगी। अगर हम इन दोनों लाइट रेज को एक्सटेंड कर दें, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, एक ये है, इन दोनों को एक्सटेंड कर दें तो हमें स्टार जो यहाँ होना चाहिए था वो स्टार हमको यहाँ दिखेगा। इस वजह से स्टार हमें रेज्ड दिखता है।
दूसरी बात, ये ट्विंकल करता हुआ क्यों दिखता है? ट्विंकल करता हुआ ये इसलिए दिखता है क्योंकि जब ये आ रहा होता है ना, तो यहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी कांस्टेंट नहीं है। तो कभी तो क्या होता है, कभी तो लाइट इसके थ्रू पास हो पाती है, हम यहाँ पे खड़े हैं, कभी तो हम रिसीव कर पाते हैं लाइट सिग्नल, और कभी हम नहीं सिग्नल रिसीव कर पाते, क्योंकि भाई एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी तो कांस्टेंट नहीं है। एयर कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, बारिश हो रही है, कुछ कुछ हो रहा है, तो जो लाइट रे है ना, वो कभी तो हम तक पहुंचेगी और अगले ही टाइम पर वो हम तक नहीं पहुंचेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, एक फ्लिकरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? क्योंकि प्लैनेट्स इतने छोटे नहीं है। वैसे प्लैनेट्स स्टार से छोटे होते हैं, लेकिन प्लैनेट पास में होते हैं, स्टार बहुत दूर होते हैं, तो इस वजह से प्लैनेट बड़े दिखते हैं। अब जो भी बात है, प्लैनेट हम बड़ा ही मानते हैं। जब प्लैनेट इतना बड़ा है ना, प्लैनेट की बात कर लो या सन की बात कर लो, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज है ना, इसमें देखा जाए बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज है। तो जब इसके थ्रू लाइट आ रही होगी, इसके थ्रू जब लाइट रे आ रही होगी, तो रिफ्रैक्शन तो होगा, वो बात तो होगी कि ये थोड़ा सा ऊपर दिखने लगेगा, लेकिन ये बात नहीं होगी कि ये फ्लिकर करता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं से तो लाइट आई जाएगी। अगर इस पॉइंट से लाइट नहीं आ पाई तो उस टाइम पे इस पॉइंट से लाइट आ जाएगी, अगर इस पॉइंट से लाइट नहीं आ पाई तो इस पॉइंट से आ जाएगी, इस पॉइंट से नहीं आई इससे आ जाएगी, है ना। एक दूसरे का इफेक्ट ये नलिफाई कर देंगे, और हमें हमेशा सेम इंटेंसिटी का प्लैनेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी का प्लैनेट दिखता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्लिकरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है ना। इसमें कोई एक पॉइंट सोर्स थोड़ी है जो कभी आ रहा है कभी नहीं आ पा रहा है, इसमें इतने सारे पॉइंट सोर्सेज है, तो कहीं ना कहीं से हमें लाइट मिल ही जाती है। उस टाइम पे दूसरी साइड से लाइट नहीं आ रही होती, मतलब ये एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई कर देते हैं। इस वजह से हमें जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। इसके बाद देखो, एक हमारा क्वेश्चन है, A person cannot see distinctly when an object is placed beyond 2 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2 मीटर पर रख देते हैं, तो एक पर्सन है उसे वो ध्यान से वो उसे डिस्टिंक्टली नहीं देख पा रहा है। नहीं, 2 मीटर के बियॉन्ड वो नहीं देख पा रहा। भाई अगर 2 मीटर के दूर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है ना, तो वो देख नहीं पा रहा उसको, ठीक है। 2 मीटर के बियॉन्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो उसे ध्यान से देख नहीं पा रहा। पहले तो ये आई डिफेक्ट कौन सा है, ये कौन सा डिफेक्ट है जिसपे मतलब हम नॉर्मली कहाँ तक देख पाते हैं? नॉर्मली इनफाइनाइट तक देख पाते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, वो कहाँ तक देख पा रहा है? वो सिर्फ 2 मीटर्स तक देख पा रहा है ना। तो ये कौन सा डिफेक्ट है भाई, जिसमें लॉन्ग ज़्यादा दूर का वो नहीं देख पा रहा, 2 मीटर से ज़्यादा दूर का नहीं देख पा रहा। ये वाला डिफेक्ट हमारा कौन सा डिफेक्ट कहलाता है? ये है हमारा, भाई दूर का ढंग से नहीं दिख पा रहा, पास का तो दिख पा रहा है, नियर साइटेडनेस है ये, नियर साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया, है ना। हमें भी जैसे दूर का नहीं दिख पाता, तो हमें क्या है? मायोपिया है ना। पहली बात तो हमें पता चल गई, हमें मायोपिया है। ये होता क्यों है? ये हमारा होता है मायोपिया है ना, हमें क्या है, नियर का तो ध्यान से दिख रहा है, ज्यादा दूर का नहीं दिख रहा। नियर के देखने के लिए हमारी फोकल लेंथ कम होती है, दूर को देखने के लिए हमारी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो फोकल लेंथ ज्यादा नहीं हो पा रही, इसका मतलब फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा नहीं हो पा रही है ना। दूर का हम नहीं देख पा रहे, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा नहीं हो पा रही। पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ बढ़ नहीं पा रही है ना। इस वजह से जो इमेज है ना, वो रेटिना से पहले ही बन जाता था। याद करो कैसा सा डायग्राम बनता था। ये जैसे हमारा लेंस है, तो इसकी जो इमेज है ना, वो कहीं यहीं पर बन जाती थी, जबकि रेटिना यहाँ पर होता है ना। फोकल लेंथ इसकी छोटी पड़ जाती है। फोकल लेंथ छोटी हुई क्यों होगी? क्योंकि जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, ये बहुत मोटा हो गया होगा, है ना। ये अपने आप को पतला नहीं कर पा रहा होगा। ये क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया, ये अपने आप को पतला नहीं कर पा रहा है। इस वजह से क्या है, अगर ये जो जब बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है हमारा, है ना, तो कर्वेचर हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया? फोकल लेंथ कम हो गया है ना। या हम कह सकते हैं लेंस हमारा थिक बन चुका है, हमारा जो लेंस है वो थिक हो चुका है, हमारा लेंस थिक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या है? पावर ऑफ लेंस बतानी है और नेचर ऑफ लेंस बताना है कि हम कौन सा लेंस यूज करें जो हमें ठीक से दिख जाए। भाई हो क्या रहा है, जल्दी इमेज बन रही है, जो हमारा दूर वाला ऑब्जेक्ट है ना,
उसकी इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से बन रही है और बननी यहाँ चाहिए। हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये लाइट रे थोड़ी थोड़ी दूर दूर चली जाए जिससे कि ये रेटिना पर ही मिले। हम चाहते हैं कि लाइट रेज ना थोड़ी थोड़ी क्या है दूर चली जाए। तो दूर करने वाला लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। हम क्या यूज करेंगे, हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस तो हमको पता है ना कौन सा होता है। ये क्या करेंगे, लाइट रेज को शुरू में ही थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, ऐसे करके थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, फिर ये प्रॉपर्ली यहाँ पे जाके मीट कर पाएगी, है ना। तो हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करने वाले हैं और डाइवर्जिंग लेंस तो हमें पता है कौन सा होता है। डाइवर्जिंग लेंस ये वाला लेंस है जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसका एक तो नाम होता है कॉनकेव लेंस, है ना। तो हम इसमें कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस तो यूज करेंगे। अब हमें उसकी फोकल लेंथ बतानी है। फोकल लेंथ कैसे बताएंगे भाई, एक्चुअली हो क्या पा रहा है, ये लेंस क्या करेगा, हमें इनफाइनाइट तक का नहीं दिख पा रहा, है ना। हम चाहते हैं हम इनफाइनाइट तक देख पाए। तो ये लेंस हमारा एक्चुअली क्या कर रहा है, ये जो लेंस है ना वो एक इमेज बना रहा है 2 मीटर पर, और 2 मीटर की जो वो इमेज है उसकी हमारी आई इमेज बना रही है। क्योंकि भाई जो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर है वो तो हम देख सकते हैं ना। ये लेंस क्या कर रहा है, ये जो हमें लेंस दिख रहा है ना, ये लेंस जो बाहर की चीजें हैं ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना रहा है। और इमेज कहाँ पर बना रहा है, जहां पर हमारी आई ढंग से देख पाए। ये पर्सन है ये यहाँ पर ढंग से देख सकता है। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह ना ये इमेज यहीं पर बना डाले। कॉनकेव लेंस जो है वो किसी तरह इमेज को यहीं पर बना डाले, ठीक है। कॉनकेव लेंस है तो ये कैसी इमेज बनाएगा, वैसे जो कॉनकेव लेंस होता है याद रखना, कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस जो है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का वी कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। लेंस के केस में उल्टा होता था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में वी नेगेटिव होता है ना। और यू तो हमें पता ही चल गया, यू क्या है, इनफाइनाइट, वो भी माइनस का इनफाइनाइट। तो अब तो क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं है ना। अब तो हो ही जाएगा, बस डाउट यही होता है कि ये वी और यू कहाँ से लें हम। भाई हो क्या रहा है, हम बहुत ज़्यादा दूर का जो इमेज है वो नहीं देख पा रहे। तो बहुत दूर का जो इमेज है ना, बहुत दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंस वहीं पर इमेज बना देगा जहाँ पर हम उसे प्रॉपरली देख सकते हैं। हम इनफाइनाइट पर नहीं देख सकते थे, तो भाई लेंस ने क्या करा, तुम इनफाइनाइट तक नहीं देख सकते तो उसकी इमेज 2 मीटर पर बना दी। अब 2 मीटर पर तो हम देख सकते हैं ना, तो उस इमेज की इमेज हमारी आंख प्रॉपरली बना पाएगी। ये काम होता है, ये लाइट रेस को थोड़ा सा क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, जिससे ये रेटिना पर ही प्रॉपरली इमेज बना सके। तो बस अब तो पावर निकालना है। पावर क्या होता है, 1/f होता है। 1/f का फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u, 1/-2 माइनस 1/- इनफाइनाइट माइनस 1/2 प्लस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट 0 होता है। पावर क्या हो जाएगा, -1/2 यानी कि -0.5 डायोप्टर्स, ठीक है। तो उसको कितना पावर जरूरत पड़ेगी, उसको -0.5 डायोप्टर्स की -0.5 डायोप्टर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। और वैसे भी हमें पता है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना। तो मायोपिक आई के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मायोपिया, हमें सबसे पहले मायोपिया को एक्सप्लेन करना है। मायोपिया को तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। मायोपिया में क्या होता है, हम दूर का नहीं देख सकते लेकिन पास का देख सकते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये क्यों होता है, क्योंकि फोकल लेंथ रिड्यूस हो चुकी है। फोकल लेंथ रिड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि लेंस थिक हो चुका है, कर्वेचर उसका बढ़ चुका है। ये सब रीजंस हो सकते हैं, है ना। करेक्शंस क्या हो सकती है, करेक्शन अगर हम मायोपिक आई को करेक्ट करें तो हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस जिसकी पावर नेगेटिव में होती है। फिर है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है, एस्टिग्मैटिज्म ये होता है कि अगर ये जो बारीक लाइन है ना, ये कुछ लोग नहीं देख पाते अगर ये दोनों साइड में हो, ऐसी वाली चीज हम ढंग से नहीं देख पाएंगे।
हम एक तरफ का तो देख पाएंगे, या तो हम हॉरिजॉन्टल का देख पाएंगे या वर्टिकल का देख पाएंगे, लेकिन दूसरी साइड का हमें क्लियर नहीं दिखेगा। साइमल्टेनियसली हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साथ में नहीं देख सकते। हमें ये कैसा लगेगा, ये हल्का सा कर्व्ड लगेगा, ठीक है। और अगर हमें इसे कभी करेक्ट करने का मन करे तो इसके लिए स्पेशल होते हैं जिनको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल। अभी तक तो हम स्फेरिकल यूज कर रहे थे ना, इसमें हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं क्योंकि भाई हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइमल्टेनियसली नहीं दिखता है ना, तो पास दूर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉनकेव कॉन्वेक्स की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस, जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड प्रॉपर्ली दिख पाए। और इस बीमारी को जो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को साइमल्टेनियसली नहीं देख पा रहे, इसे हम कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म, ठीक है, इसको ही हम एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। इसके बाद है बाइफोकल लेंसेज। बाइफोकल लेंस क्या होता है भाई, किसी किसी को पास की भी नज़र कमजोर हो जाती है और दूर की भी नज़र कमजोर हो जाती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऐसा कोई लेंस, ऐसा सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसमें कॉनकेव भी हो कॉन्वेक्स भी हो। इससे तो हम दूर का देखते हैं, इससे हम पास का देखते हैं, ठीक है। एक को कॉनकेव बना देते हैं और एक को हम कॉन्वेक्स यूज कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों साथ हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दोनों टाइप के लेंसेज यूज करते हैं, जिसमें ऊपर वाला तो दूर को देखने के लिए, इसलिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। जिसको दूर का नहीं दिखता, जैसे हमें दूर का नहीं दिखता, हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, है ना, तो हमें दोनों का फिर प्रॉपर्ली दिखने लगता है। बस हमें फिर अपनी आई को ऐसे एडजस्ट कर लेना होता है कि अगर हमें कभी पास का देखना है तो हम इधर से देखें, कभी हमें दूर का देखना है तो हम इधर से देखें। तो ये हमारा बाइफोकल लेंस होता है, जिसमें क्या होता है, ऊपर वाला कॉनकेव जो दूर को देखने में हेल्प करता है, नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स जो पास को देखने में हेल्प करता है। ये उनके लिए होता है जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों साइमल्टेनियसली है, पास की भी नज़र कमज़ोर है और दूर की भी नज़र कमज़ोर है। मतलब 25 सेंटीमीटर वाले भी प्रॉब्लम है और इन्फाइनाइट वाली भी प्रॉब्लम है। जो 25 सेंटीमीटर है 25 पर नहीं दिखता, कम मतलब बढ़ जाता है ना, 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर पर दिखता है। ऐसे जो बहुत दूर है वो भी नहीं दिखता, उसकी जगह कहाँ दिखता है, 2 मीटर पर दिखता है या 1 मीटर पर दिखता है, ऐसे कर भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, A person with a defective eye vision is unable to see objects nearer than 1.5 meter. He wants to read books at a distance of 30 centimeter. Find the nature and the power of the lens he needs in his spectacles. एक पर्सन है भाई, वो 1.5 मीटर का ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर से पहले ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा, मतलब वो 1.5 पर ढंग से देख पा रहा है, 1.5 मीटर पे वो ढंग से देख पा रहा है, तो वो यही चाहेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो 1.5 मीटर पर ही आ जाए। वैसे तो जनरली हम चाहते हैं कि 25 सेंटीमीटर का ही देख पाए, 25 सेंटीमीटर का। अगर हमें कुछ नहीं दे रखा होता ना ऐसे क्वेश्चन में, हम चाहते तो है कि इमेज हमारी यहाँ पर बने, हम बिल्कुल चाहते हैं हमारी इमेज यहाँ पर बने, लेकिन हमारा जो यू होता है, वैसे इसे बीमारी कौन सी है, इसे पास का नहीं दिख रहा है ना, कह रहा है कि ये 30 सेंटीमीटर पर ढंग से देखना चाहता है, मतलब इसका 25 सेंटीमीटर पर भी इसे प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा, 30 सेंटीमीटर पर भी प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा, इसे कहाँ जाके प्रॉपर्ली दिख रहा है, 1.5 मीटर पर, उससे पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, मतलब फार साइटेडनेस है। मतलब कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया, इसे हाइपरमेट्रोपिया है। तो एक बात तो हमें क्लियर है, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा टाइप का लेंस यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसका हमारा फोकल लेंथ जो है ना पॉजिटिव होता है। तो हमें इमेज तो कहाँ चाहिए भाई, इमेज हमें चाहिए 1.5 मीटर पर चाहिए, ठीक है, 1.5 मीटर पर हमें इसकी किसी तरह इमेज चाहिए। और ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर रखेंगे, बस अब ये सोचने की बात है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। ऑब्जेक्ट देखो, वैसे तो अगर कुछ ना दिया हो ना, हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो हम ऑब्जेक्ट को मानते हैं 25 सेंटीमीटर। हम चाहते हैं, मतलब हम नॉर्मली ये मानते हैं कि हम यही चाहते होंगे कि जो 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट है ना वो ढंग से हमें ढंग से दिख जाए, लेकिन हमें कहाँ तक का दिख पा रहा है, 1.5 मीटर तक का दिख पा रहा है। तो इसीलिए ये जो लेंस है ये क्या करता है, 25 सेंटीमीटर को ना
25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को 1.5 मीटर पर दिखा देता है, लेकिन इस बार उसने स्पेसिफाई कर रखा है कि उसे 25 सेंटीमीटर तक नहीं देखना, उसे 30 सेंटीमीटर तक देखना है ना। वो नहीं चाहता वो 25 सेंटीमीटर तक देखे, वो चाहता वो 30 सेंटीमीटर तक देखे। तो कोई बात नहीं, हम इस बार यू क्या ले लेते हैं, इनके हिसाब से हम यू ले लेते हैं -13 ये, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसे भी मीटर में कर लेंगे तो यू आ जाएगा -0.3 मीटर्स। ठीक है, बस इतना ही हमें समझना था, है ना। इस बार इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि वो 25 सेंटीमीटर पर नहीं, वो 30 सेंटीमीटर तक की चीज रीड करना चाहता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है, लेंस क्या करेगा, उसकी इमेज 1.5 मीटर पर डालेगा और फिर तो 1.5 मीटर वाला जो इमेज है वो तुम्हारी आई ग्राफ कर ही लेगी, है ना। उसके सिग्नल्स तो पकड़ ही लेगी प्रॉपर्ली, उसकी इमेज रेटिना पर बना ही देगी, तो इस तरीके से इमेज बन जाएगी। हमें क्या बताना है, हमें इसका पावर और बताना है। पावर होता है 1/f, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u, 1/-1.5 माइनस 1/-0.3, ये आएगा -1/1.5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम तो यही आने वाला है 1.5। इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमें, 5 से। 3 5 ज़ा 15, 5 में से 1 गए 4, 5 3 ज़ा 5, 8 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। तो क्या पावर यूज करनी पड़ेगी उसे, 2.66 या 2.67 ले लेते हैं, 2.67 डायोप्टर्स, हाँ बिल्कुल 2.67 डायोप्टर्स का उसको लेंस यूज करना पड़ेगा, है ना। 2.67 डायोप्टर्स का लेंस यूज करना पड़ेगा। ले देके हमें कुछ नहीं समझना, अगर तुमने बस इतना भी आइडेंटिफाई कर लिया हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है, तो बस करना क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है या फिर मायोपिया है। इसमें एक तो ये दे रखा होगा कि भाई वो कहाँ तक का नहीं देख पा रहा, मतलब कहाँ से वो प्रॉपर देखना शुरू कर पा रहा है। तो वो चीज जो भी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखा है या दे रखा है वो 2 मीटर तक का ढंग से देख सकता है ना, उससे दूर का ढंग से नहीं देख पा रहा। तो ये जो भी चीज है इसे हमें क्या लेना है, इसे हम वी लेना है, वो भी नेगेटिव में, चाहे मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो, उसे हम वी मानेंगे, वो भी नेगेटिव के साथ। अगर मायोपिया है तो यू को हम लेंगे -इनफाइनाइट। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो जनरली हाइपरमेट्रोपिक आई में हम क्या लेंगे, वी तो दे रखा होगा नेगेटिव में कुछ, और इस केस में हम यू लेंगे, यू को हम क्या लेंगे -25 सेंटीमीटर। अगर कुछ गिवन नहीं है, इसमें तो इन्होंने स्पेशली कह दिया कि वो 30 सेंटीमीटर तक देखना चाहता है, नहीं तो नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है ना, तो 25 सेंटीमीटर तक देखना चाहता होगा। वी दे रखा होगा, यू दे रखा होगा, पावर निकालनी होगी, है ना, पावर निकलवा लेगा, फोकल लेंथ निकलवा लेगा, और क्या। मतलब एक छोटी सी बात और है जो इन्होंने दे रखी है कि भाई एक लेंस, जो लेंस बनाता है उसने क्या करा, लेंस मेकर ने एक तो 2.5 डायोप्टर का यूज करा है, कॉनकेव लेंस, और एक यूज करा है 1 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस। और इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को कर दिया मर्ज, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो अब हमें रिजल्टेंट पावर बतानी है। तो रिजल्टेंट पावर कैसे बताएंगे भाई, फॉर्मूला क्या होता है, P = P1 + P2। इसकी पावर कितनी है, 2.5 डायोप्टर है तो सही, लेकिन कॉनकेव लेंस गिवन तो है, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव में होती है, ये कॉन्वेक्स है, इसकी पावर पॉजिटिव में होगी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, -1.5 डायोप्टर हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट फोकल लेंथ मांगे तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, पावर होता है 1/f। तो अब रिजल्टेंट पावर पता चल गया, रिजल्टेंट फोकल लेंथ पता चल सकता है। तो याद रखना फॉर्मूला क्या होता है पावर का, P = P1 + P2 होता है, लेकिन F = F1 + F2 नहीं होता, ये नहीं होता। रादर पावर की जगह 1/f डालेंगे, 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये वाली बात तो ठीक है, ये वाली बात हमारी गड़बड़ हो जाएगी। हम कई बार ये भी सोचते होंगे ना कि हर बार किसी की भी पावर कैसी बैठती है भाई, कभी हमने किसी की पावर, जैसे अभी हमने निकाला ना 2.67, ये हमने कभी सुनी नहीं है, ज़्यादातर 2.5 1.5 ऐसी ही पावर सुनते हैं हम। क्योंकि पता है लेंस मेकर क्या करता है, लेंस मेकर जो है वो बहुत सारे
लेंसेज को कंबाइन कर देता है ना, बहुत सारे लेंसेज को वो कंबाइन कर देता है उस पावर को मेंटेन करने के लिए। तो वो ज़्यादातर किसका यूज़ करता है, वो ऐसे टाइप के लेंसेज का यूज़ करता है। उसके पास क्या क्या अवेलेबल होते हैं 5 की टर्म्स में, 0.5, 1.0, 1.5, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस भी अवेलेबल होते हैं। वो डिफरेंट लेंसेज को मर्ज करके ना एक नई पावर बनाता है। वो हमेशा ऐसा करता क्यों है, चाहे उसके पास अवेलेबल भी हो ना तब भी वो दो अलग अलग लेंसेज को मिलाएगा, है ना, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे एक प्रॉब्लम हो जाती है जब लेंस बहुत बड़ा होता है ना, जैसे ये बड़ा सा लेंस है, इसके ये वाले पॉइंट्स भी हैं और इसका ये वाला पॉइंट भी है, तो जो लाइट रे यहाँ पर आ रही है ये उसे भी उतना ही कन्वर्ज कर देगा, और जो लाइट रे इधर भी आ रही है उसे भी उतना ही कन्वर्ज, ये ना अलग अलग जगह कन्वर्ज करने लगेगा, सबको हल्का हल्का फर्क आने लगेगा, तो हमें अजीब सा दिखने लगेगी उसकी इमेज। ये चलो अभी तो हमारे कोर्स में नहीं है, तो नॉर्मली ऐसा करता है लेंस मेकर, है ना, उसके पास अवेलेबल होते हैं 5 के टेबल के ऐसे करके ये लेंसेज, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, वो उन दोनों को मर्ज करा देता है जिससे कि प्रॉपर पावर को वो मेंटेन कर सके। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। मैक्सिमम पावर निकालनी है। देखो हमारे 2 पॉइंट्स हमें पता है, एक तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पर, एक फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट पर। इस पे भी पावर निकालनी है और बताना मैक्सिमम पावर कब होगी। दोनों साइड पहले पावर निकाल लेते हैं। इसकी पावर क्या होगी, पावर होगी 1/f, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए 100/f यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, 100/f। 100/f का मतलब क्या है, f का मतलब है 25, तो पावर आ जाएगी 4 डायोप्टर। आगे भी पावर 4 डायोप्टर। इस केस में क्या होगा, पावर होता है 1/f, 1/∞, 0। इसमें पावर क्या है, 0 डायोप्टर की है। हमारी मैक्सिमम आई की पावर कितनी होती है, 4 डायोप्टर होती है। वो 25 सेंटीमीटर तक दिखवाती है ना, तो उसकी पावर कितनी है, 4 डायोप्टर है। कहाँ तक दिखवाती है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट में देखने के लिए तो पावर क्या होती है, 0 डायोप्टर्स होती है ना। तो पावर पूछ ली, फोकल लेंथ तो पता ही होता है, इस बार पावर पूछ ली। और ये पावर पता है, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन सीलियरी मसल्स इसलिए हो पाता है, सीलियरी मसल्स की वजह से। वही तो फोकल लेंथ कम ज्यादा कर पाता है ना, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। जब हमें पास का देखना होता है फोकल लेंथ 25 बना देता है, जब दूर का देखना होता है फोकल लेंथ इनफाइनाइट बना देता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन नीड्स टू यूजेस, एक पर्सन है, A person needs to use glasses for reading newspaper. न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उसे चश्मे की जरूरत पड़ रही है। तो हमें बताना है कौन सा डिफेक्ट है और वो कैसे करेक्ट कर रहा है। न्यूज़पेपर तो काफी पास होता है ना, मतलब वो पास का नहीं देख पा रहा, लेकिन दूर का देख पा रहा है। इस बीमारी को फार साइटेडनेस कहते हैं, और फार साइटेडनेस का दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। पर्सन को क्या है, पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और लास्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कैटरैक्ट। एक नया वर्ड और सीख लेते हैं। कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट होता है कभी कभी जो हमारा कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, वो ट्रांसपेरेंट होने की जगह मिल्की हो जाता है, ओपेक सा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट हमारी आंखों के कॉर्निया में प्रॉपरली नहीं आ पा रही। जो हमारा कॉर्निया होता है ना, प्रोटेक्टिव लेयर है ना, वो क्या होने लगता है, वो मिल्की होने लगता है, कोलोइड जैसा बनने लगता है ना, जो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। तो लाइट ढंग से रिफ्रैक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स ढंग से विजिबल नहीं हो पाते। इस कंडीशन को हम कैटरैक्ट कहते हैं, और इसके लिए कॉर्निया की सर्जरी होती है। बस ऊपर की लेयर उसकी कॉर्निया की हटाएंगे। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you. कॉर्निया